कई बार लोग नेचर की महानता को देखकर उसे ही रिलीजन कह देते हैं, लेकिन फिजिसिस्ट स्टीवन विनबर्ग का कहना था, अगर हम गॉड शब्द को बहुत ब्रॉड बना दे, जैसे कि गॉड इज नेचर या गॉड इज एनर्जी, तो फिर हम हर चीज में गॉड को ढूंढ सकते हैं, यहाँ तक कि कोयले के एक टुकड़े में भी। उनका कहना था कि अगर गॉड शब्द का कोई मतलब रखना है तो उसे ऐसे यूज करना चाहिए जैसा लोग आमतौर पर समझते हैं, यानी एक सुपर नेचुरल क्रिएटर जिसे वर्शिप किया जाता है। लेकिन अक्सर एक बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लोग आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट की बातों को गलत समझ लेते हैं। आइंस्टाइन कभी कभी गॉड शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका मतलब कोई सुपर नेचुरल गॉड नहीं था। इस तरह स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था, वी शुड नो द माइंड ऑफ गॉड। कई लोगों ने इसे देखकर मान लिया कि हॉकिंग रिलीजियस है, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ साइंटिस्ट नेचर और यूनिवर्स की गहराई को देखकर बहुत वंडर महसूस करते हैं, जैसे उर्सुला गोर्डिनफ खुद को रिलीजियस नेचुरलिस्ट कहती थी, लेकिन असल में उनका मतलब भी सुपर नेचुरल गॉड नहीं होता, बल्कि नेचर के प्रति एक गहरी रिस्पेक्ट होती है। यह एक और इम्पोर्टेंट आइडिया आता है, नेचुरलिज्म। फिलोसफी में नेचुरलिस्ट वह व्यक्ति होता है जो मानता है यूनिवर्स में जो कुछ है वह नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। एथियस्ट का मानना है कि इस फिजिकल यूनिवर्स से माइंड, इमोशंस, ब्यूटी और मोरल वैल्यू जैसी चीजें पैदा होती है। इसके पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती। इस सोच के अकॉर्डिंग कोई सुपर नेचुरल क्रिएटर नहीं है, कोई इमोर्टल सोल नहीं और कोई मिरेकल नहीं होते, सिवाय उन नेचुरल इवेंट्स के जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर आज कोई चीज हमें मिस्टीरियस लगती है तो उम्मीद है फ्यूचर में साइंस उसे भी एक्सप्लेन कर देगी। कई फेमस साइंटिस्ट जो बाहर से थोड़े रिलीजियस लगते हैं, असल में गहराई से देखने पर एथियस्ट या नेचुरलिस्ट ही निकलते हैं। आइंस्टाइन और हॉकिंग इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल बिलीफ के कारण नहीं, बल्कि ट्रेडिशन या कल्चर के कारण। जैसे यहूदी रिचुअल्स फॉलो करते हैं क्योंकि यह उनकी फैमिली और हिस्ट्री से जुड़ा होता है। फिलोसोफर डैनियल डेनेट ने ऐसे लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फ्रेज दिया है, वे खुद रिलीजियस बिलीफ पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बिलीफ इन बिलीफ रखते हैं, यानी उन्हें लगता है कि रिलीजन पर विश्वास करना लोगों के लिए अच्छा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक फेमस कोट अक्सर सुनने को मिलता है, साइंस विदाउट रिलीजन इज ए लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। लेकिन लोग अक्सर इस कोट को गलत तरीके से समझ लेते हैं। आइंस्टाइन खुद साफ कह चुके थे कि वे पर्सनल गॉड पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा था कि अगर उनमें कोई रिलीजियस फीलिंग है तो वह सिर्फ यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के प्रति एडमिरेशन है, जिसे साइंस धीरे धीरे समझ रही है। यानी आइंस्टाइन के लिए रिलीजन का मतलब ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं था, उनका मतलब था नेचर और यूनिवर्स के प्रति वंडर और रिस्पेक्ट। उन्होंने साफ कहा था कि पर्सनल गॉड का आइडिया उन्हें बहुत स्ट्रेंज और नाइव लगता है। आइंस्टाइन का मानना था नेचर में कोई स्पेशल पर्पस या प्लान नहीं दिखता, लेकिन यूनिवर्स की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसे देखकर इंसान को ह्यूमिलिटी और वंडर जरूर फील होना चाहिए, और यही फीलिंग उन्हें रिलीजियस लगती थी। आइंस्टाइन की डेथ के बाद कई रिलीजियस लोग उन्हें अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब आइंस्टाइन ने 1940 में साफ लिखा आई डू नॉट बिलीव इन पर्सनल गॉड, तो इससे रिलीजियस लोगों में काफी रिएक्शन हुआ। कुछ क्रिश्चियंस लीडर ने उनकी आलोचना भी की। उनका कहना था आइंस्टाइन गॉड के बारे में गलत समझते हैं और रिलीजन के बारे में बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं। लेकिन डॉकिंस का पॉइंट यह है कि आइंस्टाइन को अच्छी तरह पता था वे किस आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी सुपरनैचुरल पर्सनल गॉड को। यह भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ लोगों ने तो आइंस्टाइन के इस स्टेटमेंट को इतना कंट्रोवर्शियल माना कि उन्होंने यह तक कह दिया ऐसे स्टेटमेंट समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। इस पूरे डिस्कशन का मेन पॉइंट यही है, आइंस्टाइन का रिलीजन असल में सुपरनैचुरल रिलीजन नहीं, बल्कि सिर्फ नेचर और यूनिवर्स के प्रति एक साइंटिफिक वंडर था। आइंस्टाइन के स्टेटमेंट के बाद रिलीजियस लोगों ने उनकी कड़ी आलोचना की। एक न्यूयॉर्क रबाई ने कहा आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट है, लेकिन उनके रिलीजियस व्यू
जुडाइज्म के बिल्कुल अपोजिट है। डॉकिंस सवाल उठाते हैं कि यहाँ बट क्यों कहा गया, एंड क्यों नहीं। एक हिस्टोरिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि गॉड टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से नहीं मिल सकता, क्योंकि रिलीजन नॉलेज पर नहीं बल्कि फेथ पर बेस्ड है। उन्होंने यह भी कहा अगर किसी का फेथ कमजोर हो जाए तो उसे दूसरों के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का बिलीफ टूट सकता है। डॉकिंस के अकॉर्डिंग यह लेटर दिखाता है कि कई लोग सच जानने से ज्यादा फेथ बचाने की चिंता करते हैं। एक और शॉकिंग लेटर ओक्लामा के एक क्रिश्चियन लीडर ने लिखा। उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि अगर वह अमेरिका के गॉड पर विश्वास नहीं करते तो उन्हें वापस जर्मनी चले जाना चाहिए। उसने एवोल्यूशन थ्योरी को भी गलत बताया और आइंस्टाइन पर लोगों के फेथ तोड़ने का आरोप लगाया। इन सभी रिएक्शन से एक बात तो साफ थी, आइंस्टाइन खुद को थीस्ट नहीं मानते थे। अब डॉकिंस 3 आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। थीइज्म, इसमें बिलीफ होता है कि एक सुपरनैचुरल गॉड यूनिवर्स को बनाता है और बाद में ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर भी करता है। वह प्रेयर सुनता है, सिंस को पुनिश या फॉरगिव करता है और मिरेकल करता है। डियाइज्म, इसमें भी गॉड को क्रिएटर माना जाता है, लेकिन वह सिर्फ यूनिवर्स के लॉ सेट करके अलग हो जाता है। उसके बाद वह ह्यूमन अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करता। पैंथियज्म, इसमें सुपरनैचुरल गॉड नहीं होता, या गॉड शब्द बस नेचर या यूनिवर्स के लिए पोइटिक नेम की तरह यूज होता है। डॉकिंस के अकॉर्डिंग पैंथियज्म बेसिकली एथिज्म जैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी पोइटिक होती है। और डाइज्म और थीज्म का एक वीक वर्जन है जिसमें गॉड बस यूनिवर्स शुरू करके पीछे हट जाता है। आइंस्टाइन के कई फेमस कोट्स में गॉड शब्द आता है, जैसे गॉड डज नॉट प्ले डाइस या डिड गॉड हैव ए चॉइस इन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। लेकिन डॉकिंस के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन या रियल गॉड की बात नहीं कर रहे थे, वे गॉड शब्द को सिर्फ मेटाफोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गॉड डज नॉट प्ले डाइस का असली मतलब था कि यूनिवर्स पूरी तरह रैंडमनेस पर नहीं चलता, और डिड गॉड हैव ए चॉइस इन क्रिएटिंग द यूनिवर्स, इसका मतलब था क्या यूनिवर्स किसी और तरीके से भी शुरू हो सकता था। यानी आइंस्टाइन के लिए गॉड बस नेचर के लॉ या यूनिवर्स की हार्मोनी का पोइटिक नाम था। इसी तरह स्टीफन हॉकिंग्स और कई फिजिसिस्ट भी कभी कभी मेटाफर के रूप में गॉड का इस्तेमाल करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस साफ बताते हैं कि उनकी किताब द गॉड डाइल्यूजन आइंस्टाइन के मेटाफोरिकल गॉड के बारे में नहीं, यह किताब सिर्फ सुपरनैचुरल गॉड के बारे में है, जैसे कि यावे द ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड। डॉकिंस आगे इसी बात के ट्रेडिशनल रिलीजियस गॉड की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वे एक और इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना चाहते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि रिलीजियस बिलीफ को खास रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। समाज में यह आइडिया बहुत कॉमन है कि रिलीजन को ऑफेंड करना गलत है। राइटर डगलस एडम्स ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। उनका कहना था कि सोसाइटी में हम लगभग हर आइडिया पर डिबेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सब पर आप फ्रीली आर्ग्यू कर सकते हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है, टैक्सेस बढ़ने चाहिए या नहीं, या कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बेहतर है, मैक या विंडो। लेकिन जैसे ही बात रिलीजन की आती है, लोग कहते हैं इस पर सवाल मत उठाओ, यह सैक्रेड है। डगलस एडम्स के अकॉर्डिंग यह बात अजीब है। अगर रिलीजन भी एक आइडिया है तो उसे भी बाकी आइडियाज की तरह डिबेट और क्रिटिसिज्म के लिए खुला होना चाहिए। डॉकिंस कहते हैं कि सोसाइटी में रिलीजन को जरूरत से ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, युद्ध के समय अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस कारणों से लड़ने से मना करे तो उसे अक्सर आसानी से छूट मिल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्योरली मोरल या फिलोसफिकल रीजन से युद्ध का विरोध करे तो उसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक और एग्जाम्पल लैंग्वेज का है। कई बार जब लड़ाई एक्चुअली रिलीजन के कारण होती है तब भी लोग उसे रिलीजियस नहीं कहते। जैसे नदर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर नेशनलिस्ट और लॉयलिस्ट कहा जाता है। इसी तरह इराक में सुन्नी और शिया मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कई बार एथनिक क्लींजिंग कहा गया, जबकि असल में वह रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। डॉकिंस का पॉइंट यह है कि सोसाइटी कई बार रिलीजन की असली भूमिका को छुपाने के लिए सॉफ्टर वर्ड का इस्तेमाल करती है।
डॉकिंस कहते हैं सोसाइटी में रिलीजन को अक्सर स्पेशल प्रिविलेज मिल जाता है जब भी मीडिया या गवर्नमेंट में मोरल इश्यू पर डिस्कशन होती है, जैसे सेक्स, मैरिज या अबॉर्शन, तो अक्सर रिलीजियस लीडर को पैनल और कमिटीज में बुलाया जाता है। डॉकिंस सवाल करते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे कि उनके पास एथिक्स के बारे में कोई खास एक्सपर्टीज हो, जबकि असली एक्सपर्ट तो मोरल फिलोसफर, लॉयर्स या डॉक्टर्स होते हैं। या राइटर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम्पल देता है। 2006 में कोर्ट ने फैसला दिया कि न्यू मैक्सिको के एक चर्च को लॉ से छूट दी जा सकती है ताकि वे होलोजेनेटिक ड्रग वाली टी पी सके। उनका मानना था कि इससे गॉड को समझने में हेल्प मिलती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें अपने बिलीफ का साइंटिफिक एविडेंस देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बिलीफ काफी था। लेकिन दूसरी तरफ कैंसर पेशेंट के लिए कैनबिस के मेडिकल बेनिफिट के काफी एविडेंस होने के बावजूद कोर्ट ने मेडिकल यूज को इलीगल माना और पेशेंट को पनिशमेंट का खतरा बना रहा। डॉकिंस कहते हैं इससे साफ दिखता है कि रिलीजन अक्सर लॉ से भी ऊपर मान लिया जाता है। फिर डॉकिंस एक और एग्जांपल देते हैं सलमान रशीद के केस से जुड़ा हुआ। रशीद को उनके नोबल के कारण डेथ थ्रेट मिली थी। उस समय कई लोग यह कह रहे थे कि रिलीजियस फीलिंग हर्ट हुई है। डॉकिंस ने तब कहा अगर कोई गलत आइडिया को रिलीजन का हिस्सा बता दे तो सोसाइटी उसे चैलेंज करने से डरने लगती है। इसी तरह अमेरिका में कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप यूनिवर्सिटीज के खिलाफ लॉ सूट कर रहे थे क्योंकि यूनिवर्सिटीज एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स लागू कर रही थी। कुछ लोग रिलीजन के नाम पर होमोसेक्सुअल के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। एक केस में एक स्टूडेंट ने स्कूल में टी शर्ट पहनी जिस पर लिखा था होमोसेक्सुअलिटी सिन है। जब स्कूल ने उसे रोका तो पेरेंट्स ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर केस कर दिया और जीत भी गए। डॉकिंस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम यह है कि अगर लोग प्रिजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजन के नाम पर जस्टिफाई करें तो लॉ अक्सर उसे प्रोटेक्ट कर देता है। उनका कंक्लूजन यही है कि सोसाइटी में कई बार रिलीजन बाकी सभी आर्गुमेंट से ऊपर माना जाता है, जैसे कि रिलीजन एक ट्रम्प कार्ड हो। चैप्टर के लास्ट में डॉकिंस एक केस स्टडी बताते हैं जो दिखाती है कि सोसाइटी रिलीजन को कितना ज्यादा स्पेशल रिस्पेक्ट देती है। 2005 में डेनमार्क के एक न्यूज़पेपर जिदालैंड पोस्टन ने प्रॉफेट मोहम्मद के 12 कार्टून पब्लिश किए। शुरुआत में यह सिर्फ एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन था, लेकिन अगले कुछ महीनों में कुछ एक्टिविस्ट और इमाम ने इस इशू को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक डोजियर बनाकर अलग अलग देशों में फैलाया। इस डोजियर में कई गलत बातें भी शामिल थी, जैसे यह दावा कि न्यूज़पेपर डेनिश गवर्नमेंट का है। साथ ही उन्होंने असली 12 कार्टून के साथ 3 और इमेजेस जोड़ दी जो डेनमार्क से जुड़ी नहीं थी। इसमें एक इमेज तो सिर्फ एक फ्रेंच मैन की फोटो की थी जो एक पिग स्क्वेलिंग कॉन्टेस्ट में पिग की नकली नाक पहनकर खड़ा था। इसका मोहम्मद, इस्लाम या डेनमार्क से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक्टिविस्ट ने इसे भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाकर पेश किया। कुछ समय बाद इस इशू पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ देशों में लोग डेनिश फ्लैग जलाने लगे, डेनिश गवर्नमेंट से अपोलॉजी की मांग करने लगे, जबकि गवर्नमेंट का कार्टून से कोई लेना देना नहीं था। जब कुछ यूरोपियन न्यूज़पेपर ने फ्री प्रेस को सपोर्ट में वही कार्टून दोबारा छापे तो प्रोटेस्ट और भी वॉयलेंट हो गए। एम्बेसीज पर हमले हुए, डेनिश गुड्स का बायकॉट हुआ, चर्चिज जलाए गए और कई जगह लोगों की मौत तक हो गई। कई प्रोटेस्टर्स ने स्लोगन लगाए जैसे स्ले दोज वो इंसल्ट इस्लाम और बीहेड दोज वो इंसल्ट इस्लाम। डॉकिंस का पॉइंट यह है कि एक न्यूज़पेपर कार्टून के कारण इतना बड़ा ग्लोबल वॉयलेंस और कैओस पैदा हो गया, और फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स बार बार कहते रहे कि इस्लाम पीस और मर्सी का रिलीजन है। इस एग्जाम्पल के जरिए डॉकिंस दिखाना चाहते हैं कि रिलीजन के नाम पर सोसाइटी अक्सर एक्सट्रीम रिएक्शन को भी टॉलरेंट या जस्टिफाई करने लगती है। डेनिश कार्टून कंट्रोवर्सी के बाद जर्नलिस्ट एंड्रयू म्यूलर ने ब्रिटेन की एक फेमस मुस्लिम लीडर सर इकबाल स्कैरेनी का इंटरव्यू लिया। स्कैरेनी को मॉडरेट मुस्लिम माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहले सलमान रशीद के बारे में कहा था कि डेथ शायद उसके लिए बहुत आसान पनिशमेंट है। इंटरव्यू में स्कैरेनी ने कहा मुस्लिम के लिए प्रॉफेट मोहम्मद के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट इतना गहरा है कि उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। उनके अकॉर्डिंग प्रॉफेट की इमेज बनाना इस्लाम में अलाउड नहीं है। लेकिन म्यूलर ने कहा यह मान लेना कि सभी लोगों को इस बिलीफ पर रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए सही नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक फिगर को बहुत प्यार करता है तो यह उसका पर्सनल मैटर है, बाकी लोगों पर इसे मानने की कोई मजबूरी नहीं। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब लोग कहते हैं कि अगर आपने इस बिलीफ को रिस्पेक्ट नहीं किया तो वॉयलेंस या थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। म्यूलर ने कहा कि अगर किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग कार्टून बनाने वाले लोग नर्क में जाने वाले हैं तो फिर इतना गुस्सा और वॉयलेंस क्यों। उन्होंने यह भी पॉइंट आउट किया कि कई अरब मीडिया में अक्सर एंटी ज्यूस कार्टून पब्लिश होते रहते हैं, लेकिन उस पर उतनी आउटरेज नहीं दिखाई देती। डॉकिंस के अकॉर्डिंग इस पूरे एपिसोड में लिबरल न्यूज़पेपर ने वॉयलेंस की आलोचना तो की, लेकिन साथ ही मुस्लिम्स की हर्ट फीलिंग्स के लिए सिंपैथी भी दिखाई। लेकिन डॉकिंस कहते हैं असल में यहाँ कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ था, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में छपे कुछ कार्टून्स थे जिनके कारण इतना बड़ा इंटरनेशनल कैओस खड़ा हो गया। उनका सवाल है, सोसाइटी में रिलीजन को इतना स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? पॉलिटिशियंस के कार्टून रोज बनते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उनके लिए कोई राइट्स नहीं होते। डॉकिंस लास्ट में कहते हैं इस किताब में वह जानबूझकर किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन रिलीजन को किसी स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ ट्रीट भी नहीं करेंगे। चैप्टर 2 द गॉड हाइपोथेसिस। डॉकिंस शुरुआत में कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड फिक्शन के सबसे अनप्लीजेंट कैरेक्टर में से एक लगता है। उनके अनुसार वह जेलियस, क्रूअल, रिवेंज लेने वाला है और कंट्रोलिंग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। जो लोग बचपन से ही बाइबल की स्टोरी सुनते हुए बड़े होते हैं वे शायद इन बातों के आदी हो जाते हैं और उन्हें यह सब उतना शॉकिंग नहीं लगता, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार इन स्टोरीज को पढ़ता है उसे यह बहुत अजीब लग सकता है। एक एग्जाम्पल में विंस्टन चर्चिल के बेटे रडोल्फ चर्चिल का जिक्र आता है। जब उन्होंने पहली बार बाइबल पढ़ी तो वे बार बार जोर से पैसेज पढ़ते हुए हैरान हो रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि बाइबल में ऐसी बातें भी लिखी हैं। थॉमस जेफरसन ने भी मोसेस के गॉड को क्रूअल, विंडिक्टिव और अनजस्ट कैरेक्टर बताया था, लेकिन डॉकिंस कहते हैं कि असली मुद्दा सिर्फ यावे या किसी पर्टिकुलर गॉड की पर्सनैलिटी का नहीं, उनका मेन टारगेट एक ब्रॉडर आइडिया है जिसे वे गॉड हाइपोथेसिस कहते हैं। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स को एक सुपरनैचुरल इंटेलिजेंट बीइंग ने डिजाइन और क्रिएट किया है। डॉकिंस इसके अपोजिट एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस अचानक नहीं बन सकती, वह धीरे धीरे एवोल्यूशन की लॉन्ग प्रोसेस से डेवलप होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई इंटेलिजेंट बीइंग एग्जिस्ट करती भी है तो वह यूनिवर्स बनने के बाद ही एवोल्यूशन से पैदा हो सकती है, इसीलिए वह यूनिवर्स की क्रिएटर नहीं हो सकती। डॉकिंस का कंक्लूजन है कि इस तरह का क्रिएटर गॉड का एक इल्यूजन या डिल्यूजन है, क्योंकि रिलीजन एविडेंस के बजाय ट्रेडिशंस और रिवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। इसीलिए हिस्ट्री में गॉड के कई डिफरेंट वर्जन दिखाई देते हैं। शुरुआत में लोगों के पास ट्राइबल एनिज्म जैसे बिलीफ थे, फिर ग्रीक और रोमन रिलीजन जैसे पॉलीथीज्म आए, बाद में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे मोनोथेइस्टिक रिलीजन डेवलप हुए। डॉकिंस कहते हैं अक्सर लोग मान लेते हैं कि पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ बदलाव एक इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यह मान लेना जरूरी नहीं कि ऐसा सच में बेहतर है। राइटर इब्न वराक ने मजाक में कहा था, अगर रिलीजन की यह प्रोग्रेशन जारी रही तो मोनोथीज्म भी एक दिन एक और गॉड कम करके एथिज्म बन सकता है। कई रिलीजियस थिंकर पॉलीथीज्म और एथिज्म दोनों को ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनका मानना है कि पॉलीथीज्म फिलोसफर को सेटिस्फाई नहीं करता और एथिज्म भी सही नहीं। डॉकिंस बताते हैं कुछ समय पहले तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लॉ में भी मोनोथीस्टिक रिलीजन को स्पेशल एडवांटेज दिया जाता था। चैरिटीज जो मोनोथीस्टिक रिलीजन को प्रमोट करती थी उन्हें आसानी से टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती थी, जबकि पॉलीथीस्टिक रिलीजन या सेकुलर चैरिटीज को ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल का सामना करना पड़ता था। डॉकिंस का कहना है कि बेहतर होगा अगर रिलीजन को चैरिटी स्टेटस देने की प्रैक्टिस ही खत्म कर दी जाए। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में चर्चिज टैक्स फ्री डोनेशन से बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। एक फेमस टेलीवेंगलिस्ट ओरल रॉबर्ट्स ने तो अपने व्यूअर से कहा था अगर उन्होंने उसे $8 मिलियन नहीं दिए तो गॉड उसे मार देगा। आश्चर्य की बात यह है कि लोगों ने उसे सच में पैसा दे दिया। डॉकिंस यह बात भी बताते हैं कुछ लोग पॉलीथीज्म को भी एक्चुअली मोनोथीज्म की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदुज्म में कई गॉड हैं,
ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, गणेश और कई गॉडेस। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह सब असल में एक ही गॉड के अलग अलग फॉर्म्स है। डॉकिंस के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा कंफ्यूजन रहा। ट्रिनिटी के आइडिया पर सेंचुरी तक डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट हुए। डॉकिंस के अकॉर्डिंग थियोलॉजी में अक्सर छोटी छोटी फिलोसफिकल डिफरेंसेस भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का आइडिया है फादर, सन और होली स्पिरिट। कहा जाता है कि तीनों अलग भी हैं और फिर भी एक ही गॉड है। चर्च के अकॉर्डिंग फादर गॉड है, सन गॉड है, होली स्पिरिट भी गॉड है, लेकिन तीन गॉड नहीं बल्कि एक ही गॉड है। डॉकिंस के अकॉर्डिंग यह एक्सप्लेनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है। पुराने थियोलॉजियन ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें भी अनक्लियर लगती है। थॉमस जेफरसन ने इस आइडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ट्रिनिटी एक ऐसी बात है जिसे कोई भी इंसान साफ तरीके से समझ नहीं सकता। उनके अकॉर्डिंग यह बस प्रीस्ट की बनाई हुई एक तरह की मिस्टीरियस लैंग्वेज है। डॉकिंस कहते हैं कि थियोलॉजी में अक्सर लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी डिटेल्स बताते हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं होता। शायद इसी कारण रिलीजन्स में छोटे छोटे डिफरेंसेस पर भी इंटेंस आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। डॉकिंस यह भी कहते हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में यह सिस्टम लगभग पॉलीथीज्म जैसा है। ट्रिनिटी के अलावा मैरी को क्वींस ऑफ हेवन कहा जाता है, लोग उसकी भी पूजा करते हैं। इसके अलावा हजारों सेंट्स हैं जिनके अलग अलग प्रॉब्लम के लिए पूजा की जाती है। एक लिस्ट में 5000 से ज्यादा सेंट्स बताए गए जिनके अलग अलग स्पेशल एरियाज हैं, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या अलग अलग तरह की परेशानियां। इसके अलावा एंजल्स के भी कई लेवल बताए गए, जैसे फराफिम, चुरुबिम, अर्का एंजल्स, गार्डियन एंजल्स। यह सिस्टम ऐसा लगता है जैसे लोग धीरे धीरे नई डिटेल्स बनाते चले गए हो बिना किसी एविडेंस के। पोप जॉन पॉल II ने अपने समय में पहले के कई पोप से ज्यादा सेंट्स बनाए। उनका वर्जिन मैरी के प्रति खास डिवोशन भी था। 1981 में जब रोम ने उन पर एसिसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि उनकी जान बचाने का कारण और लेडी ऑफ फैतिमा की इंटरवेंशन थी, जैसे किसी डिवाइन हैंड ने बुलेट को गाइड किया हो। डॉकिंस व्यंग में कहते हैं, अगर ऐसा था तो बुलेट को पूरी तरह मिस क्यों नहीं करा दिया। शायद सर्जन की 6 आवर सर्जरी का भी कुछ रोल रहा हो। साथ में वे यह मजाक भी करते हैं कि मैरी के कई अलग अलग वर्जन्स माने जाते हैं, जैसे आवर लेडी ऑफ फैतिमा, लोर्डेस, गोडोलोप आदि, मानो अलग अलग डिवाइन पर्सनैलिटीज हों। फिर डॉकिंस पॉलीथिज्म का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ग्रीक और रोमन गॉड्स। लोग यह डिबेट करते थे क्या दो गॉड्स असल में एक ही है या अलग। डॉकिंस के अकॉर्डिंग यह डिबेट बेकार है क्योंकि दोनों ही इमेजिनेशन के कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए इस किताब में वे सिंप्लिसिटी के लिए सभी गॉड्स को बस गॉड कहेंगे। वे ये भी बताते हैं कि ट्रेडिशनल रिलीजन में गॉड को अक्सर मेल माना जाता है, हालांकि कुछ थियोलॉजियंस कहते हैं गॉड जेंडरलेस है। डॉकिंस कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की कई किताबें दिखाती हैं कि दुनिया में रिलीजन्स, रिचुअल्स और बिलीफ कितने अलग अलग स्ट्रेंज रहे हैं। यह सब ह्यूमन इमेजिनेशन और सुपरस्टिशंस की डाइवर्सिटी को दिखाता है। लेकिन इस किताब में उनका मेन फोकस खास तौर पर अब्राहमिक रिलीजन पर रहेगा, यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, क्योंकि आज की दुनिया में इन रिलीजन का सोसाइटी पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अंत में डॉकिंस एक और कॉमन आर्गुमेंट का जवाब देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं जिस गॉड को डॉकिंस रिजेक्ट करते हैं मैं भी उस गॉड पर विश्वास नहीं करता। मैं किसी बूढ़े आदमी को आसमान में बैठा हुआ नहीं मानता। वो कहते हैं कि यह आर्गुमेंट डिस्ट्रैक्शन है। वह किसी स्पेसिफिक इमेज ऑफ गॉड को नहीं बल्कि हर तरह के सुपरनेचुरल गॉड के आइडिया को चैलेंज करते हैं। राइटर गोर वाइडल का कहना था कि मोनोथिज्म हमारे कल्चर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। उनके अकॉर्डिंग जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे रिलीजन एक ही आइडिया से निकले हैं, स्काई गॉड रिलीजन, जिसमें गॉड को एक पावरफुल फादर की तरह माना जाता है। इन तीनों में सबसे पुराना रिलीजन जुडाइज्म है। शुरू में एक छोटे डेजर्ट ट्राइब का रिलीजन था जिसमें एक सिंगल गॉड की पूजा की जाती थी। बाद में रोमन पीरियड में पॉल ऑफ तारासुस ने जुडाइज्म से एक नया सेक्ट शुरू किया जो आगे चलकर क्रिश्चियनिटी बना। अक्सर यह माना जाता है कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर डाइस्ट थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं उनमें से कुछ शायद एथिस्ट भी रहे हो, लेकिन एक बात साफ है, वे सभी सेकुलरिस्ट थे, यानी वे चाहते थे कि गवर्नमेंट और रिलीजन अलग रहे। 1981 में अमेरिकन सीनेटर बैरी गोल्डवाटर ने भी इस आइडिया का सपोर्ट किया।
उन्होंने कहा कि रिलीजन लोगों की सबसे मजबूत बिलीफ होती है और डिबेट में गॉड का नाम लेना एक बहुत पावरफुल वेपन बन सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। गोल्ड वाटर ने वार्निंग दी कि कई रिलीजियस ग्रुप पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन उनके मोरल व्यू से एग्री नहीं करता तो वो उसे वोट या मनी खोने की धमकी देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप यह तय नहीं कर सकता कि किसी नागरिक को मोरल होने के लिए बिलीव करना चाहिए या नहीं। उनके अकॉर्डिंग रिलीजन को पॉलिटिक्स पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आज के कुछ पॉलिटिशियन ग्रुप यह दावा करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट एक क्रिश्चियन नेशन के रूप में बना था, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ और बताते हैं। 1796 में ट्रिपोली के साथ ट्रीटी में साफ लिखा गया कि यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट किसी भी तरह क्रिश्चियन रिलीजन पर आधारित नहीं है। इसका मतलब यह था कि अमेरिकन स्टेट का फाउंडेशन सेकुलर प्रिंसिपल पर रखा गया, न कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर। आज अगर कोई कहे कि यूनाइटेड स्टेट क्रिश्चियन नेशन नहीं, तो वाशिंगटन में काफी विवाद हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जब वह बात पहले कही गई थी, उस समय नए पॉलिटिशियन और नए पब्लिक ने इसका विरोध किया। एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स यह है कि अमेरिका ऑफिशियली सेकुलर कंट्री है, फिर भी वह आज क्रिश्चियन वर्ल्ड के सबसे रिलीजियस देशों में से एक है। दूसरी तरफ इंग्लैंड, जहाँ ऑफिशियल चर्च मौजूद है, वहाँ सोसाइटी काफी रिलीजियस हो चुकी है, पर वहाँ सोसाइटी इतनी रिलीजियस नहीं रही। डॉकिंस कहते हैं इसके कई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि इंग्लैंड में हिस्ट्री के दौरान कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच बहुत वॉयलेंस कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिससे लोग रिलीजन से थक गए। दूसरा आइडिया यह है कि अमेरिका एक इमिग्रेंट नेशन है। नए देश में आए लोग अपने परिवार और कम्युनिटी से दूर होते थे, इसलिए चर्च उनके लिए एक तरह का सोशल फैमिली बन गया। एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन यह है कि अमेरिका के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से रिलीजन एक तरह का फ्री मार्केट बन गया। अलग अलग चर्चेज लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन करते थे, जैसे बिजनेस कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के कारण रिलीजन को मार्केटिंग की तरह प्रमोट किया जाता है, जिससे सोसाइटी में रिलीजियसिटी और बढ़ जाती है। इंग्लैंड में सिचुएशन अलग है। वहाँ एस्टेब्लिश चर्च होने के कारण रिलीजन बस एक सोशल ट्रेडिशन जैसा बन गया, ना कि इंटेंस बिलीफ सिस्टम। डॉकिंस कहते हैं कि आज अमेरिका में रिलीजियस फैंटेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग हो गया और शायद फाउंडिंग फादर इसे देखकर हैरान हो जाते। उनका मानना है कि फाउंडिंग फादर क्लियरली चाहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग रहे। कुछ एविडेंस से सजेस्ट भी करते हैं उनमें से कुछ लोग शायद एगोनिस्टिक या एथिस्ट व्यू के भी थे। एग्जाम्पल के लिए थॉमस जेफरसन ने लिखा था कि जिन चीजों का कोई एविडेंस नहीं, जैसे सोल, एंजल्स या गॉड, उनके बारे में स्पेकुलेशन करने से बेहतर है उन चीजों पर ध्यान दे जो सच में एग्जिस्ट करती है। राइटर क्रिस्टोफर हिचन्स का मानना था थॉमस जेफरसन शायद एथिस्ट रहे हों, हालांकि उस समय ओपनली ऐसा कहना पॉलिटिकल लाइफ के लिए मुश्किल था। जेफरसन ने अपने नेफ्यू पीटर कार को एडवाइस दी थी कि रिलीजन के सवालों से डरना नहीं चाहिए। अगर इंक्वायरी के बाद यह कंक्लूजन निकले कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तभी इंसान अच्छा और मोरल जीवन जीने के लिए रीजन पा सकता है। जेफरसन ने यह भी कहा कि हमें ब्लाइंड फेथ से नहीं बल्कि रीजन से सोचना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इंसान को करेज के साथ गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि अगर गॉड सच में है तो वह ब्लाइंड फियर से ज्यादा रीजन से किए गए रिस्पेक्ट को पसंद करेगा। जेफरसन और कई दूसरे फाउंडिंग फादर क्रिश्चियनिटी की आलोचना करते थे। जेफरसन ने इसे सबसे ज्यादा परवर्टेड सिस्टम कहा था। इस तरह जेम्स मेडिसन ने लिखा कि सेंचुरीज तक क्रिश्चियनिटी के ऑफिशियल पावर में रहने का रिजल्ट अक्सर क्लर्जी में एरोगेंस और सोसाइटी में अंधविश्वास फैल गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मजाक में कहा था कि सोसाइटी के लिए लाइट हाउस चर्चेज से ज्यादा यूजफुल है। हालांकि फाउंडिंग फादर्स के पर्सनल बिलीफ अलग हो सकते हैं, थाइस्ट, डीस्ट, एग्नोस्टिक या एथीस्ट, लेकिन एक बात कॉमन थी, वे सभी स्ट्रॉन्ग सेकुलरिस्ट थे। उनका मानना था प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के रिलीजन बिलीफ उसका पर्सनल मैटर होना चाहिए। डॉकिंस एक एग्जांपल देते हैं कि मॉडर्न अमेरिका में एथीस्ट के साथ प्रेजुडिस भी दिखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था उन्हें नहीं लगता कि एथीस्ट को सिटीजन या पेट्रियट माना जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वन नेशन अंडर गॉड है। डॉकिंस कहते हैं अगर एथीस्ट शब्द की जगह ज्यू, मुस्लिम या ब्लैक रखा जाए तो स्टेटमेंट साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगेगा।
उनके अकॉर्डिंग अमेरिका में एथीस्ट उतने रेयर नहीं जितना लोग सोचते हैं। उनके नंबर कई रिलीजियस ग्रुप से ज़्यादा हैं, लेकिन वे ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के रूप में सामने नहीं आते। राइटर डेविड मिल्स अपनी किताब एथियस्ट यूनिवर्स में एक घटना बताते हैं जो दिखाती है कि अमेरिका में एथिस्ट के साथ कितना प्रेजुडिस हो सकता है। एक क्रिश्चियन फेथ हीलर हर साल मिरेकल क्रूसेड नाम का इवेंट करता था। वह लोगों से कहता था कि डायबिटिक्स अपनी इंसुलिन छोड़ दें, कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी छोड़ दें और मिरेकल के लिए प्रे करें। डेविड मिल्स ने लोगों को वार्निंग देने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा मिला। एक पुलिसमैन ने कहा कि अगर मिल्स प्रोटेस्ट करेंगे तो वह खुद आकर उनके चेहरे पर थूकेंगे। दूसरे पुलिसमैन ने कहा अगर फेथ हीलर के सपोर्टर्स वायलेंट हो जाए तो वह मिल्स को ये अरेस्ट करेंगे क्योंकि वह भगवान के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। जब मिल्स ने पुलिस स्टेशन में फोन किया तो एक सर्जेंट ने साफ कहा कि कोई पुलिसमैन किसी एथिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता। ऐसी घटनाएं अकेली नहीं हैं। मार्गरेट डोनी नाम की एक्टिविस्ट ने कई केस कलेक्ट किए जिनमें एथिस्ट के साथ हैरेसमेंट, जॉब लॉस, फैमिली रिजेक्शन और कभी कभी वायलेंस तक हुआ। डॉकिंस कहते हैं कि इसी वजह से अमेरिका में ओपन एथिस्ट के लिए इलेक्शन जीतना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। कांग्रेस में सैकड़ों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उनमें से कुछ लोग जरूर एथिस्ट होंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए शायद उन्हें अपने बिलीफ छुपाने पड़े हों। डॉकिंस का मानना है अगर जेफरसन, वॉशिंगटन और मेडिसन आज की पॉलिटिक्स देखते तो उन्हें यह देखकर शौक लगता कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया। वे शायद इंडिया के सेकुलर फाउंडर्स जैसे गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज़ के ज़्यादा करीब होते। नेहरू ने ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की आलोचना करते हुए कहा था यह अक्सर ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशन और बिगोट्री को बढ़ावा देता है। उनके अकॉर्डिंग सेकुलर स्टेट का मतलब रिलीजन के खिलाफ होना नहीं, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। या राइटर एक प्रीचर का एग्जाम्पल देते हैं। वो एथिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वे अपने बिलीफ पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन उसे एग्नोस्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि वे उसे वीक और अनडिसाइडेड रखते थे। लेकिन असल में एग्नोस्टिक होना गलत नहीं, खासकर तब जब एविडेंस ही ना हो। जैसे जब पूछा गया कि क्या यूनिवर्स में कहीं और लाइफ है, तो कार्ल सैगन ने कहा कि बिना एविडेंस के गेस करना सही नहीं। उन्होंने साफ कहा जब तक प्रूफ ना हो जजमेंट रिजर्व रखना बेहतर है। कई साइंटिफिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां एग्नोस्टिक रहना सही होता है, जैसे बड़े मास एक्सटिंक्शंस के कारण क्या थे। इसके कई पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और अभी क्लियर एविडेंस नहीं। अब सवाल आता है क्या गॉड के मामले में भी एग्नोस्टिक रहना चाहिए, या एग्नोस्टिज्म दो टाइप से समझना जरूरी है। टेम्परेरी एग्नोस्टिज्म, इसमें आंसर एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी हमें नहीं पता, फ्यूचर में एविडेंस मिल सकता है। दूसरा है परमानेंट एग्नोस्टिज्म, इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर कभी भी एविडेंस से नहीं मिल सकता। कुछ लोग मानते हैं कि गॉड का क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी में आता है, यानी यह हमेशा अननोएबल रहेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। यह भी पॉसिबल है कि गॉड का क्वेश्चन एक्चुअली फर्स्ट कैटेगरी में हो, यानी या तो गॉड है ही नहीं और फ्यूचर में हम इसके बारे में ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं। अभी भी प्रोबेबिलिटी के आधार पर स्ट्रॉन्ग आइडिया बन सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पहले लोग सोचते थे कि कोई चीज़ कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, लेकिन बाद में साइंस ने उसे सॉल्व कर दिया। जैसे एक फिलोसोफर ने कहा था हम कभी स्टार्स की केमिकल कंपोजिशन नहीं जान पाएंगे, लेकिन बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से साइंटिस्ट ने दूर बैठे स्टार्स के एलिमेंट्स तक पता लगा लिए। इससे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, हमें जल्दी यह एज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन हमेशा के लिए अनआंसरेबल है। इसी तरह गॉड का क्वेश्चन भी ऐसा हो सकता है जिसे फ्यूचर में बेटर समझा जा सके। टी.एच. हक्सली ने एग्नोस्टिक शब्द बनाया था जब एक रिलीजियस क्रिटिक ने उनके व्यू को कावर्डली कहा। उस क्रिटिक का मानना था जो गॉड या जीसस पर बिलीव नहीं रखता वह गलत है। इसके जवाब में हक्सली ने उसे समझाया एग्नोस्टिक होना कावर्ड नहीं है, बल्कि एक ऑनेस्ट अप्रोच है। उनका कहना था कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें अल्टीमेट ट्रूथ का पता है,
लेकिन वे खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एग्नोस्टिक शब्द चुना। एक्सली के अकॉर्डिंग एग्नोस्टिज्म कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बल्कि एक मेथड है। इसका बेसिक रूल है, जहां तक रीजन ले जाए वहां तक फॉलो करो और बिना प्रूफ किसी चीज को सर्टेन मत मानो। यह अप्रोच साइंस के बहुत करीब है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव न कर पाना इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल हैं। यानी गॉड है, गॉड नहीं है, दोनों को 50-50 मानना जरूरी नहीं। इसीलिए बिलीफ को एक प्रोबेबिलिटी स्केल पर समझा जा सकता है, पूरी सर्टेनिटी से लेकर पूरे डिसबिलीफ तक। इस स्केल को ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग थीस्ट 100% श्योर है कि गॉड है, डिफेक्टो थीस्ट स्ट्रॉन्ग बिलीफ है लेकिन 100% नहीं, लर्निंग थीस्ट थोड़ा बिलीफ है लेकिन अनसर्टेनिटी भी है, प्योर एग्नोस्टिक 50-50 कंप्लीटली नेचुरल, लीनिंग एथीस्ट डाउट ज्यादा है बिलीफ कम है, डिफेक्टो एथीस्ट गॉड का एग्जिस्टेंस बहुत अनलाइकली लगता है, स्ट्रॉन्ग एथीस्ट 100% श्योर है कि गॉड नहीं। यह स्पेक्ट्रम दिखाता है कि बिलीफ एक सिंपल यस या नो नहीं बल्कि डिग्रीज में होता है। पूरी सर्टेनिटी से यह कहना कि गॉड बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बिना एविडेंस के किसी चीज के पूरी तरह नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना भी मुश्किल होता है। इसीलिए बिलीफ एक स्पेक्ट्रम पर होता है, जहाँ ज्यादातर लोग बीच के लेवल्स में आते हैं, न कि एक्सट्रीम एंड पर। यहाँ एक कॉमन गलती होती है, लोग सोचते हैं कि अगर हम गॉड को प्रूव या डिसअप्रूव नहीं कर सकते तो दोनों पॉसिबिलिटीज 50-50 होनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं। इसको समझाने के लिए एक फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है, रसल टी पॉट। मान लो कोई कहे कि अर्थ और मार्स के बीच एक छोटा सा टी पॉट ऑर्बिट कर रहा है जिसे टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता। अब टेक्निकली इस क्लेम को प्रूव या डिसप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इसे सीरियसली बिलीव करना चाहिए। अगर वही आइडिया किसी होली बुक में लिखा होता और बचपन से सिखाया जाए तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे क्लेम्स के लिए प्रूफ देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है जो क्लेम कर रहा, ना कि उस पर जो डाउट कर रहा है। इस तरह के और एग्जाम्पल दिए जाते हैं, टूथ फेरी, इनविजिबल यूनिकॉर्न, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। इन सभी चीजों को डिसप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई इन्हें सीरियसली नहीं मानता क्योंकि वे एक्सट्रीमली अनलाइकली है। यही लॉजिक गॉड के सेंस में भी अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता इसका मतलब यह नहीं कि उसकी पॉसिबिलिटीज हाई हैं। अंत में एक इंटरेस्टिंग बात, जब कोई पूछता है क्या आप एथिस्ट हैं, तो जवाब ये हो सकता है हर व्यक्ति एक्चुअली कई गॉड्स को रिजेक्ट करता है, जैसे जूस, थोर, बाल आदि। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग एक गॉड को कम रिजेक्ट करते हैं और कुछ लोग एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बार बार यह पॉइंट उठाते हैं कि गॉड को डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता, इसलिए साइंस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती। इसी आइडिया को सपोर्ट करते हुए कुछ थिंकर्स कहते हैं साइंस और रिलीजन अलग अलग फील्ड है, जिसे नोमा, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टीरिया कहा जाता है। इस आइडिया के अकॉर्डिंग साइंस फैक्ट्स और थ्योरीज को समझाती है, यानी यूनिवर्स कैसे काम करता है। रिलीजन मीनिंग और मोरल वैल्यूज से जुड़ा है, यानी लाइफ का पर्पस क्या है। पहली नजर में यह आइडिया बैलेंस्ड लग सकता है, लेकिन थोड़ा सोचने में इसमें भी प्रॉब्लम दिखती है। अगर कोई कहता है कि गॉड यूनिवर्स को कंट्रोल करता है या डिजाइन करता है, तो यह क्लेम रियल वर्ल्ड से जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो यह ऑटोमेटिकली एक साइंटिफिक क्वेश्चन बन जाता है जिसे एग्जामिन किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर साइंस गॉड के बारे में कुछ नहीं कह सकती तो क्या थियोलॉजियन कह सकते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा स्पेशल मेथड या एविडेंस है जो साइंटिस्ट के पास नहीं? कई बार साइंटिस्ट खुद भी यह मान लेते हैं कि कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस साइंस के बाहर हैं और उन्हें थियोलॉजियंस के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन यह क्लियर नहीं कि थियोलॉजियंस इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितने क्वालिफाइड हैं। एक कॉमन क्लेम यह है कि साइंस हाउ क्वेश्चन का आंसर देती है और रिलीजन वाई क्वेश्चन का आंसर देता है, लेकिन हर वाई क्वेश्चन मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे यूनिकॉर्न होलो क्यों है, होप की स्मेल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस ग्रामर के हिसाब से सही हो सकते हैं लेकिन मीनिंगलेस हैं।
इसलिए कि कोई क्वेश्चन साइंस आंसर नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि रिलीजन उसका आंसर दे सकता है। यह माना जा सकता है कि कुछ डीप क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें साइंस अभी या शायद कभी फुली आंसर न कर पाए। लेकिन अगर साइंस आंसर नहीं दे सकती तो यह मान लेना कि रिलीजन दे सकता है, इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं। असल में थियोलॉजियंस के पास ऐसा कोई स्पेशल मेथड या एविडेंस नहीं जो इन क्वेश्चंस का एक्सपर्ट बना दे। इसलिए यह कहना कि साइंस नहीं बता सकती तो रिलीजन बताएगा, यह लॉजिकली सही नहीं लगता। मोरल वैल्यूज के मामले में भी सिचुएशन सिमिलर है। साइंस पूरी तरह डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजन को दे दी जाए, क्योंकि फिर सवाल उठता है कौन सा रिलीजन सही है। अगर एक रिलीजन के अंदर अलग अलग आइडियाज है तो कौन से को फॉलो करे। कई रिलीजन टेक्स्ट में ऐसे रूल भी मिलते हैं जो आज के स्टैंडर्ड से अनअक्सेप्टेबल लगते हैं। इसीलिए अगर हम ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत, तो हम इनडायरेक्टली अपने रीजन्स का यूज कर रहे हैं, ना कि रिलीजन का। अब मेन पॉइंट आता है गॉड हाइपोथेसिस। इस आइडिया के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में एक सुपरनैचुरल इंटेलिजेंस है जिसने यूनिवर्स को डिजाइन किया और शायद उसे कंट्रोल भी करता है। कुछ थियोलॉजियन तो साफ कहते हैं गॉड नेचर के लॉ को बना भी सकता है और बदल भी सकता है और कभी कभी ब्रेक भी कर सकता है, यानी मिरेकल्स कर सकता है। अगर ऐसा है तो यह कोई अब्स्ट्रैक्ट या फिलोसफिकल बात नहीं, यह एक रियल क्लेम है यूनिवर्स के बारे में। अगर यह रियल क्लेम है तो यह क्लियरली एक साइंटिफिक क्वेश्चन बन जाता है। एक यूनिवर्स जिसमें सुपरनैचुरल क्रिएटर हो और एक यूनिवर्स जिसमें ऐसा क्रिएटर न हो, दोनों फंडामेंटली अलग होंगे। इसीलिए यह कहना कि साइंस को गॉड के एग्जिस्टेंस पर कुछ नहीं कहना चाहिए सही नहीं है। भले ही अभी फाइनल आंसर ना हो, लेकिन यह क्वेश्चन साइंस के दायरे में आता है और इसे एविडेंस और रीजनिंग के बेसिस पर समझा जा सकता है। अगर यह पूछा जाए कि जीसस का जन्म वर्जिन बर्थ से हुआ या नहीं, या क्या उन्होंने किसी को मृत से जीवित किया, तो ये सवाल सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि एक साइंटिफिक क्वेश्चन भी है। इसका आंसर प्रिंसिपल में यस या नो होता है, चाहे हमें एविडेंस मिले या नहीं। सोचिए अगर फ्यूचर में कोई डीएनए एविडेंस मिल जाए जो दिखाए कि जीसस का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, तो क्या हम लोग कहेंगे कि साइंस इररेलेवेंट है? नहीं, ऐसे एविडेंस को तुरंत स्ट्रॉन्ग प्रूफ की तरह यूज किया जाएगा। इससे एक बात साफ होती है, जब एविडेंस नहीं होता तब लोग कहते हैं कि साइंस और रिलीजन अलग है, लेकिन अगर एविडेंस मिल जाए तो वही लोग साइंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बिलीवर्स के लिए मिरेकल फेथ का सबसे बड़ा बेस होता है, लेकिन मिरेकल्स का मतलब होता है नेचर के लॉज का ब्रेक होना, और यह सीधे सीधे साइंस के खिलाफ जाता है। कुछ रिलीजन्स में तो मिरेकल को ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया जाता है, जैसे कैथोलिक चर्च में किसी को सेंट बनाने के लिए मिरेकल प्रूव करना जरूरी होता है। अब अगर रिलीजन को पूरी तरह सेफ बनाकर देखें, जहाँ कोई मिरेकल नहीं, कोई प्रेयर का आंसर नहीं और गॉड नेचर के लॉ में इंटरफेयर नहीं करता, तो फिर सवाल उठता है ऐसे गॉड का पर्पस क्या है? अगर गॉड सिर्फ शुरुआत में यूनिवर्स सेट करके चला गया तो भी यह क्लेम एक रियल एक्सप्लेनेशन देता है यूनिवर्स के बारे में, और इसका कंपैरिजन करना दूसरी एक्सप्लेनेशन यानी इवोल्यूशन और नेचुरल प्रोसेस। एक यूनिवर्स जहां सब कुछ धीरे धीरे एवोल्यूशन से बना और एक यूनिवर्स जहां किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने इसे बनाया, दोनों फंडामेंटली अलग आइडियाज हैं। इसीलिए इवन एक सिंपल नॉन इंटरफेयरिंग गॉड भी एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवोल्यूशन एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ को बिना किसी डिजाइनर के समझा सकता है, और यही आइडिया गॉड हाइपोथेसिस को चैलेंज करता है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या प्रेयर करने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं? इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए पहले फ्रांसिस गैल्टन ने ऑब्जर्व किया कि हर संडे चर्चिज में रॉयल फैमिली के लिए प्रेयर होती है। अगर प्रेयर सच में काम करती तो रॉयल फैमिली बाकी लोगों से ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला। बाद में एक बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें करीब 1800 पेशेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप के लिए प्रेयर हुई लेकिन उन्हें पता नहीं था, दूसरे ग्रुप के लिए प्रेयर नहीं हुई, तीसरे ग्रुप के लिए प्रेयर हुई और उन्हें पता भी था। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह डबल ब्लाइंड मेथड से किया गया ताकि बायसेस न आए। रिजल्ट क्या निकला? जिन पेशेंट के लिए प्रेयर की गई और जिनके लिए नहीं की गई उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं मिला। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज सामने आई, जिन लोगों को पता था कि उनके लिए प्रेयर की जा रही है उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हुए।
इसका पॉसिबल रीजन यह हो सकता है कि उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेस हुआ, जैसे उन्हें लगा कि उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, तभी लोग उनके लिए प्रे कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट से एक क्लियर बात सामने आई, प्रेयर का कोई मेजरेबल मेडिकल बेनिफिट नहीं मिला और उल्टा कुछ केसेस में इसका इफेक्ट नेगेटिव ही मिला। जब प्रेयर एक्सपेरिमेंट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो कई थियोलॉजियन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। एक आर्गुमेंट दिया गया, गॉड तभी प्रेयर्स का जवाब देते हैं जब उनके पीछे प्रॉपर रीजन हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट में की गई प्रेयर मीनिंगफुल नहीं होती, इसलिए गॉड उन्हें इग्नोर कर सकता है। फिर सफरिंग को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि बीमारी और दर्द इंसान को करेज, पेशेंस और मोरलिटी सिखाते हैं, सोसाइटी को हेल्प करने का मौका देते हैं। लेकिन यह रीजनिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को सफरिंग भी किसी हायर पर्पस के लिए जरूरी है। एक और आर्गुमेंट दिया गया, अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करता है तो वह छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से नहीं बल्कि बड़े क्लियर मिरेकल से खुद को साबित कर सकता था। लेकिन साथ यह भी कहा गया कि बहुत ज्यादा एविडेंस हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, यानी गॉड खुद को क्लियर तरीके से प्रूव नहीं करना चाहता। कुछ रिलीजियस लीडर ने यह भी कहा कि एक्सपेरिमेंट का फेल होना एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि रिलीजन को साइंटिफिक टेस्टिंग से दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, अगर एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देता तो वही लोग इसे प्रूफ के रूप में यूज करते। अंत में बिलीवर्स का रिएक्शन वही रहा, वे कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्रेयर काम करती है, इसीलिए अगर एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट नहीं आया तो बिलीफ नहीं बदलेगा। इससे एक बात साफ होती है, जब बिलीफ पहले से फिक्स्ड हो तो एविडेंस उसे बदल नहीं पाता। कुछ साइंटिस्ट नोमा यानी जो कहते हैं साइंस और रिलीजन अलग है, वो इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि खासकर अमेरिका में क्रिएशनलिज्म का पॉलिटिकल दबाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई जगह एवोल्यूशन की टीचिंग पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए साइंटिस्ट डरते हैं कि अगर रिलीजन को ओपनली चैलेंज किया तो साइंस एजुकेशन को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वे मॉडरेट रिलीजियस लोगों को साथ लेने की कोशिश करते हैं ताकि मिलकर क्रिएशनिज्म का विरोध किया जा सके। इस अप्रोच में साइंस को हार्मलेस दिखाया जाता है और कहा जाता है कि साइंस रिलीजन से टकराती नहीं है। कुछ थिंकर्स का मानना है यह प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, जैसे हिस्ट्री में कंट्रीज ने कॉमन एनिमी के खिलाफ टेम्परेरी अलायंस बनाए थे। लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यह है कि असली कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म नहीं बल्कि रैशनल थिंकिंग वर्सेस सुपरस्टिशन है। इस नजरिए से रिलीजन खुद ही उस प्रॉब्लम का हिस्सा है जिसकी वजह से क्रिएशनिज्म पैदा होता है। एक और इशू यह है कि कोर्ट्स में क्रिएशनिस्ट अक्सर एथीज्म को टारगेट करते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट ओपनली एथिस्ट हो तो जूरीज उसे बायस्ड मान सकती है और उनकी बात रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कई लोग पब्लिकली अपने बिलीफ को प्राइवेट मैटर बताते हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना है रिलीजन को चैलेंज करना एक्चुअली क्रिएशनिस्ट को स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक हो सकती है। कुल मिलाकर इस पूरी डिबेट के पीछे सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और सोशल प्रेशर भी काम कर रहे हैं। अंत में फोकस फिर उसी सवाल पर आता है, क्या गॉड का एग्जिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम धीरे धीरे एविडेंस और रीजनिंग से बेटर समझ सकते हैं। अगर हम आउटर स्पेस की लाइफ की बात करें तो इसे पूरी तरह प्रूव या डिसप्रूव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह आइडिया सीरियस साइंटिफिक डिस्कशन के लायक है, अनलाइक टीपॉट जैसी इमेजिनरी चीजें। इस टॉपिक पर साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बात करते हैं, जैसे ड्रेक इक्वेशन जो एस्टिमेट करने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स में कितनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हो सकती है। हालांकि इसके कई फैक्टर्स अननोन है, लेकिन साइंस धीरे धीरे नए एविडेंस के साथ अनसर्टेनिटी कम करती जा रही है। जैसा आज हम जानते हैं कि कई स्टार्स के पास प्लैनेट होते हैं, इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है, साइंस एग्नोस्टिज्म को धीरे धीरे कम कर सकती है, यानी अनसर्टेनिटी कम होती जाती है। अब इमेजिन करें कि हमें सच में किसी एलियन सिविलाइजेशन से सिग्नल मिल जाए। ऐसी सिविलाइजेशन हमारे लिए ऑलमोस्ट गॉड जैसी पावरफुल लग सकती है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल आगे हो सकती है। जैसे आज की टेक्नोलॉजी, मोबाइल, एयरप्लेन किसी पुराने समय के इंसान को मैजिक लग सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक फर्क रहेगा, ऐसे बीइंग सुपर ह्यूमन हो सकते हैं लेकिन सुपर नेचुरल नहीं, क्योंकि वे भी किसी प्रोसेस से डेवलप हुए होंगे, जैसे एवोल्यूशन या किसी नेचुरल प्रोसेस से। यानी चाहे कोई सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, वह अचानक क्रिएट नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई ग्रेजुअल प्रोसेस रहा होगा।
यही मेन आइडिया है। कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस हमेशा किसी स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन का रिजल्ट होती है, ना कि अचानक अपीयरेंस का। इसलिए गॉड जैसा आइडिया जो बिना किसी प्रोसेस के सडनली एग्जिस्ट करता है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देता बल्कि और सवाल पैदा करता है। इसके अपोजिट एवोल्यूशन एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो कॉम्प्लेक्सिटी को नेचुरल एक्सप्लेन करता है। आगे डिस्कशन में फोकस इसी बात पर होगा कि क्या गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या नहीं। चैप्टर 3, आर्गुमेंट फॉर गॉड एग्जिस्टेंस। थॉमस एक्विनास ने गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए 5 प्रूफ दिए थे, लेकिन ये लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले 3 आर्गुमेंट बेसिकली एक ही आइडिया पर बेस्ड है, इनफिनाइट रिग्रेस। हर चीज के पीछे एक कोज होता है, हर मूवमेंट के पीछे एक मूवर होता है, इसीलिए एक फर्स्ट कोज होना चाहिए जिसे गॉड कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हर चीज को कोज चाहिए तो गॉड को किसने क्रिएट किया। यह आर्ग्यूमेंट यह एज्यूम कर लेता है कि गॉड खुद इस रूल से बाहर है, जो लॉजिकल नहीं है। इसके अलावा अगर मान भी ले कोई फर्स्ट कोज है, तो यह जरूरी नहीं कि वह ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, प्रेयर सुनने वाला गॉड ही हो। एक और आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिग्री। इसे कहा जाता है कि दुनिया में गुड, बैड या परफेक्ट, इम्परफेक्ट जैसे डिफरेंसेस हैं, इसीलिए एक मैक्सिमम परफेक्शन होनी चाहिए, यानी गॉड। लेकिन यह लॉजिक सुनने में काफी कमजोर लगता है। जैसे हम कहें कि स्मेल के लेवल्स होते हैं, इसीलिए एक अल्टीमेट बैड स्मेल भी होनी चाहिए। यह बात मीनिंगलेस लग सकती है। सबसे फेमस आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन। दुनिया, खासकर लिविंग थिंग ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें डिजाइन किया गया हो, इसीलिए एक डिजाइनर होना चाहिए। यह आर्ग्यूमेंट पहले बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था और यंग डार्विन भी इससे इम्प्रेस्ड थे, लेकिन बाद में एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन ने दिखा दिया कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन बिना किसी डिजाइनर के भी बन सकता है। एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जो डिजाइन जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। इसीलिए आज के टाइम में डिजाइन आर्ग्यूमेंट पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। गॉड के एग्जिस्टेंस के आर्ग्यूमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला एक्सपीरियंस बेस्ड और दूसरा प्योर लॉजिक बेस्ड। एक्विनास के आर्ग्यूमेंट एक्सपीरियंस पर बेस्ड थे, लेकिन ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पूरी तरह लॉजिक पर बेस्ड है। इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एक परफेक्ट बीइंग इमेजिन कर सकते हैं तो उसे रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट करना नॉन एग्जिस्टेंस से ज्यादा परफेक्ट माना गया है। लेकिन यह रीजनिंग भी वीक लगती है, क्योंकि सिर्फ किसी चीज को इमेजिन करने से वह रियल नहीं हो जाती। इस आइडिया को मजाक में ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम सबसे परफेक्ट चीज इमेजिन करें तो क्या वह ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करने लगती है? क्लियरली नहीं। एक आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक वर्ड गेम जैसा लगता है, जिसमें लैंग्वेज का यूज करके कंक्लूजन निकाला जाता है। बाद में फिलोसोफर जैसे कैंट ने बताया कि एग्जिस्टेंस कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं, किसी चीज के एग्जिस्ट करने से वह ज्यादा परफेक्ट नहीं हो जाती। इसी आर्ग्यूमेंट का मजाक उड़ाने के लिए कुछ फिलोसोफर ने उल्टा लॉजिक यूज करके यह भी प्रूव कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे साफ होता है कि यह मेथड रिलायबल नहीं है। मेन पॉइंट यह है, इतने बड़े क्वेश्चन गॉड का एग्जिस्टेंस को सिर्फ लॉजिक ट्रिक्स या वर्ड प्ले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। अगर कोई आर्ग्यूमेंट रियल वर्ल्ड से डेटा यूज नहीं करता तो उस पर डाउट करना नेचुरल है। इसी तरह कई और फनी प्रूफ्स भी बनाए गए, जैसे प्लेन क्रैश में कोई बच गया इसलिए गॉड है, मैं बिलीव करता हूं इसीलिए गॉड है। ये एग्जांपल दिखाते हैं कि लोग कभी कभी वीक रीजनिंग और इमोशनल आर्ग्यूमेंट से बिलीव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक और कॉमन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं जैसे बेथोवन का म्यूजिक, शेक्सपियर की पोइट्री, ये सब बिना गॉड के कैसे पॉसिबल है? पहली नजर में ये आर्ग्यूमेंट भी इमोशनल लग सकता है, लेकिन लॉजिक से देखें तो ये भी वीक है, क्योंकि सिंपल बात है, बेथोवन का म्यूजिक ब्यूटीफुल है चाहे गॉड हो या ना। इसका मतलब ये नहीं कि ब्यूटी इज इक्वल टू गॉड का प्रूफ, बल्कि ये प्रूफ है कि बेथोवन एग्जिस्ट करता था, शेक्सपियर एग्जिस्ट करते थे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि लोग रिलीजियस आर्ट को गॉड का प्रूफ मान लेते हैं, जैसे सिस्टीन चैपल, लेकिन रियलिटी ये है कि उस टाइम चर्च सबसे बड़ा स्पॉन्सर था। आर्टिस्ट वही काम करते थे जहां से पैसा मिलता था।
अगर हिस्ट्री अलग होती तो शायद मिचेलेगनो साइंस म्यूजियम के लिए पेंटिंग बनाता और बेथोवन यूनिवर्स सिम्फनी कंपोज करता। इसका मतलब आर्ट रिलीजन की वजह से नहीं, अपॉर्चुनिटी की वजह से बना है। एक और एंगल ये हो सकता है कि कुछ लोग जीनियस देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वे कहते हैं इंसान नहीं कर सकता, ये तो गॉड ने किया होगा। लेकिन ये बस एक अजम्पशन है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। एक बहुत कॉमन आर्गुमेंट है, मैंने खुद गॉड को फील किया है इसीलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। यह आर्गुमेंट उस इंसान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन दूसरों के लिए कन्विंसिंग नहीं होता। एक एग्जांपल से इसको समझो। किसी को रात में भूत की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाद में पता चला वो एक्चुअली एक बर्ड की आवाज थी। मतलब हमारा ब्रेन कभी कभी चीजों को गलत इंटरप्रेट कर देता है। इसी तरह कई लोग क्लेम करते हैं उन्होंने गॉड को देखा या गॉड ने उनसे बात की, लेकिन ऐसे केसेस और भी हैं। कुछ लोग पिंक एलिफेंट देखते हैं, कुछ लोग खुद को नेपोलियन समझते हैं, कुछ क्रिमिनल्स कहते हैं कि गॉड ने उन्हें क्राइम करने को कहा। तो क्या ये सब सच मान लिया जाए? क्लियरली नहीं। पॉइंट ये है, पर्सनल एक्सपीरियंस रिलायबल प्रूफ नहीं होता। ह्यूमन ब्रेन बहुत पावरफुल सिमुलेशन मशीन है, यह इनकम्प्लीट सिग्नल से पूरी स्टोरी बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन, होलो मास्क इल्यूजन, जिसे अंदर वाला चेहरा भी बाहर वाले चेहरे जैसा लगता है, जिसमें अंदर वाला चेहरा भी बाहर जैसा लगता है। हवा की आवाज को स्पीच समझ लेना। ब्रेन खुद ही फेस, वॉइस, मीनिंग क्रिएट कर देता है। इसीलिए विजन्स, वॉइस, हॉलिनेशंस इजिली पॉसिबल हैं और ये रियल चीजें नहीं होती, बस ब्रेन की क्रिएशन होती है। मास एक्सपीरियंसेस भी प्रूफ नहीं हो सकते क्योंकि वो इल्यूजन, बिलीफ या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सिंपल लॉजिक, अगर कोई मिरेकल सच में हुआ है तो पूरी दुनिया नोटिस करती है। पर्सनल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे सकते हैं, लेकिन वे गॉड के एग्जिस्टेंस का रिलायबल एविडेंस नहीं है। एक और आर्गुमेंट दिया जाता है, स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक किताबें, कि उनमें लिखा है इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। एक फेमस वर्जन है, जीसस ने खुद को गॉड का सन कहा, तो वो या तो सही था, या वो झूठ बोल रहा था, या वो पागल था। लेकिन इसमें एक और ऑब्वियस ऑप्शन मिसिंग है, वो ऑनेस्टली गलत भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतना स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है कि जीसस ने खुद को डिवाइन बताया था। अब बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ इसलिए कि कुछ लिखा हुआ है वो सच मान लिया जाए? अगर लॉजिकली सोचे तो हमें पूछना चाहिए किसने लिखा, कब लिखा, और क्या वो आई विटनेस था, क्या उसमें बायसेस हैं। रिसर्च से पता चलता है गॉस्पेल, जो बाइबल के अलग अलग पार्ट्स हैं, जीसस की डेथ के काफी टाइम बाद लिखे गए। कई बार कॉपी हुए, अलग अलग लोगों ने एडिट किए, और राइटर के अपने रिलीजियस एजेंडास थे, इसलिए ये रिलायबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जीसस का जन्म बेथलम में हुआ, ये स्टोरी प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए बनाई गई लगती है। मैथ्यू और लूक दोनों जीसस को बेथलम में बोर्न दिखाते हैं, लेकिन दोनों की स्टोरीज अलग अलग हैं। ल्यूक का सेंसेस वाला एक्सप्लेनेशन तो हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच ही नहीं करता। इससे पता चलता है कि स्टोरी को फिट करने के लिए डिटेल बनाई गई। और भी इंटरेस्टिंग बात है, जीसस की लाइफ की कई स्टोरीज जैसे वर्जिन बर्थ, मिरेकल, दोबारा जन्म लेना, पहले से मौजूद, रिलीजन से बोरोड लगती है। मैथ्यू और लूक दोनों जीसस की जेनेओलॉजी बताते हैं, मतलब वंशावली वो कहाँ से आए, लेकिन दोनों में जनरेशंस के नंबर अलग हैं और नेम भी मैच नहीं करते। और सबसे बड़ा इश्यू, अगर जीसस वर्जिन बर्थ से पैदा हुआ तो जोसेफ की लीनिएज इररिलेवेंट हो जाती है। जोसेफ को उनका पिता कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि जीसस का हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस भी अनसर्टेन है। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि जीसस शायद एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाइबल को रिलायबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं माना जाता। न्यू टेस्टामेंट हो या ओल्ड टेस्टामेंट, दोनों को हिस्ट्री का एक्यूरेट प्रूफ नहीं माना जाता। इसीलिए इन्हें गॉड के एग्जिस्टेंस के एविडेंस की तरह यूज करना वीक है। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया ये है, जैसे पुराने मिथ होते हैं, जैसे ग्रीक स्टोरीज, वैसे ही रिलीजियस स्टोरीज भी फ्यूचर में मिथ की तरह देखी जा सकती है। वर्जिन बर्थ जैसी स्टोरीज को फ्यूचर में नॉर्मल मिथ की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, डैन ब्राउन की दा विंची कोड, लोग कहते हैं फिक्शन है, मेड अप स्टोरी है, लेकिन पॉइंट ये है
गॉस्पेल्स भी स्टोरीज हैं, बस फर्क इतना है कि वो ओल्ड फिक्शन है, द विंची कोड मॉडर्न फिक्शन है। एक और आर्गुमेंट दिया जाता है, न्यूटन, गैलीलो जैसे ग्रेट साइंटिस्ट भी रिलीजियस थे, तो गॉड जरूर होगा। पहली नजर में स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन लॉजिक से देखें तो वीक है, क्योंकि किसी महान इंसान का बिलीफ ऑटोमेटिक प्रूफ नहीं होता। न्यूटन रिलीजियस थे, लेकिन उस टाइम ऑलमोस्ट सब रिलीजियस होते थे, सोशल प्रेशर भी था। कुछ साइंटिस्ट बाद में रिलीजियस रहे, जैसे फैराडे, मैक्सवेल, केल्विन, लेकिन ये मोस्टली पुराने टाइम के एग्जाम्पल हैं। मॉडर्न टाइम में सिचुएशन बदल गई। आज के टॉप साइंटिस्ट में बहुत कम लोग पर्सनल गॉड पर बिलीव करते हैं, मेजॉरिटी नॉन रिलीजियस या एथीस्ट हैं। जेम्स वाटसन, जिन्होंने डीएनए डिस्कवर किया, उन्होंने कहा वो रिलीजियस साइंटिस्ट से मिलकर ऑकवर्ड फील करते हैं। डेटा यह भी दिखाता है जनरल पब्लिक में 90% लोग गॉड पर बिलीव करते हैं, लेकिन टॉप साइंटिस्ट में ये सिर्फ 7% रह जाता है। मतलब जितना साइंटिफिक लेवल बढ़ता है, रिलीजियस बिलीफ उतना कम होता जाता है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने टॉप साइंटिस्ट पर स्टडी की, सिर्फ 3% स्ट्रांगली गॉड में बिलीव करते थे, 78% स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे। मतलब मेजॉरिटी साइंटिस्ट एथिस्ट या नॉन बिलीवर हैं। और इंटरेस्टिंग पैटर्न, बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट और भी कम रिलीजियस है। अब जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो रिसर्च दिखाता है एजुकेशन बढ़ने पर रिलीजियसिटी घटती है, साइंस में इंटरेस्ट बढ़ने पर बिलीफ घटता है। पेरेंट्स रिलीजियस हो तो बच्चे यूजुअली रिलीजियस होते हैं। एक मेटा एनालिसिस है, मतलब कई स्टडीज का कॉम्बिनेशन। 43 स्टडीज में से ऑलमोस्ट सभी ने दिखाया जितनी इंटेलिजेंस एजुकेशन ज्यादा, उतना रिलीजियस बिलीफ कम। पास्कल का एक फेमस आर्गुमेंट कहता है गॉड में बिलीव करना सेफ बेट है। लॉजिक ये है, अगर गॉड है और तुम बिलीव करते हैं तो तुम्हें हेवन मिलेगा। अगर गॉड नहीं है और फिर भी तुम बिलीव करते हो तो इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर तुम बिलीव नहीं करते और गॉड निकल आया तो तुम्हें इटर्नल पनिशमेंट मिल सकती है। तो कंक्लूजन इसका यही है कि बिलीव करना एक बेटर ऑप्शन है। पहली नजर में लॉजिकल लगता है, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले, बिलीव कोई स्विच नहीं जिसे हम चाहे ऑन कर दे, जब चाहे ऑफ कर दे। हम एक्टिंग कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव फोर्स नहीं कर सकते। अगर गॉड ओमनीसेकेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट है तो फेक बिलीफ तुरंत पकड़ लेगा। दूसरा सवाल, क्यों मान लिया कि गॉड को सिर्फ बिलीफ ही चाहिए? क्या ये पॉसिबल नहीं कि गॉड ऑनेस्टी को वैल्यू करे, या ट्रूथ सीकिंग, या काइंडनेस को? अगर कोई ऑनेस्टली एविडेंस देखकर डाउट करता है तो क्या गॉड उसे पनिश करेगा? तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, कौन सा गॉड? इतने सारे रिलीजन हैं, अगर तुम गलत गॉड पर बेट लगा दो तो पास्कल का पूरा लॉजिक वीक हो जाता है। या राइटर एक और इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट देता है, बायसियन आर्गुमेंट, जिसमें गॉड के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की गई। आइडिया सिंपल है, जैसे डिटेक्टिव केस सोल्व करता है डिफरेंट क्लूज देखकर, सस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता घटाता है। फॉर एग्जांपल, अगर फिंगरप्रिंट मिला तो सस्पिशन बढ़ा, कोई मोटिव मिला तो और बढ़ा, और कोई डाउट आया तो प्रोबेबिलिटी कम हुई। और इन सबको कंबाइन करने के लिए यूज होता है बायस थ्योरम। अब यही मेथड गॉड पर अप्लाई करने की कोशिश की गई, डिफरेंट फैक्टर लेकर एक फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, ये मेथड तभी काम करता है जब इनिशियल नंबर्स रिलायबल हो। गॉड के केस में ये नंबर सब्जेक्टिव होते हैं, यानी हर इंसान अपने हिसाब से वैल्यू डालता है। इससे रिजल्ट भी अनरिलायबल हो जाता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर इनपुट वीक है तो आउटपुट भी यूजलेस होगा। बायसन आर्गुमेंट में गॉड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेशन पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड था। स्टार्टिंग पॉइंट लिया गया गॉड है 50%, गॉड नहीं है 50%। फिर 6 फैक्टर्स लिए गए, मोरालिटी, इविल, मिरेकल्स और रिलीजियस एक्सपीरियंस। इन सबको नंबर दिए गए, लेकिन ये नंबर्स मेजर्स नहीं किए गए, बस अंदाजा है। रिजल्ट आया गॉड की प्रोबेबिलिटी 67%, लेकिन फिर अचानक उसे 95% कर दिया गया फेथ को ऐड करके। मतलब जब कैलकुलेशन से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो बिलीव से बूस्ट कर दिया गया। अब डीपर पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं मोरालिटी इज इक्वल टू गॉड का प्रूफ, इविल मतलब गॉड के खिलाफ प्रूफ। लेकिन ये दोनों आर्गुमेंट वीक है, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशंस मल्टीपल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट आता है वो क्रिएटेड गॉड।
अगर गॉड कॉम्प्लेक्स है तो यूनिवर्स डिजाइन किया तो गॉड खुद भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसे किसने बनाया? यहीं से इन्फिनाइट रिग्रेस शुरू होता है। गॉड एक्सप्लेनेशन नहीं देता बल्कि खुद एक बिगर क्वेश्चन बन जाता है, और इसी लॉजिक से गॉड टेक्निकली डिसअप्रूव नहीं होता लेकिन बहुत ही असंभव हो जाता है। चैप्टर 4 व्हाई देयर ऑलमोस्ट सर्टेनली इज नो गॉड। चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल आर्गुमेंट से होती है। आर्गुमेंट फ्रॉम इम्पोरेबिलिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का आर्गुमेंट। लोग कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे लाइफ, यूनिवर्स बाय चांस से नहीं बन सकती, इसीलिए गॉड है। राइटर यहाँ फ्रेड होयल का एक फेमस एग्जाम्पल देता है। सोचिए अगर स्क्रैप यार्ड में एक हुरिकेन आए, वहां पड़ा सारा स्क्रैप अचानक आपस में जुड़कर बोइंग 747 प्लेन बन जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? वैसे ही लाइफ चांस से बनना इम्पॉसिबल है। क्रिएशनिस्ट इसी लॉजिक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मानते हैं कि डार्विन का एवोल्यूशन प्योर चांस है, जबकि रियलिटी में नेचुरल सिलेक्शन चांस का अपोजिट है। यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, रैंडम नहीं। अब मेन ट्विस्ट आता है, अगर आप कहते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करने के लिए गॉड चाहिए, तो सवाल उठता है गॉड खुद कितना कॉम्प्लेक्स होगा? अगर गॉड यूनिवर्स डिजाइन कर सकता है तो वह खुद और भी कॉम्प्लेक्स होगा और उसे एक्सप्लेन करना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे बल्कि उसे और बड़ा बना रहे हो। यही कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट बोइंग 747। जिस चीज को एक्सप्लेन करना है उसे एक्सप्लेन करने के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी मतलब गॉड ला दी गई। इसीलिए गॉड एक्सप्लेनेशन नहीं, अल्टीमेट प्रॉब्लम बन जाता है। डार्विन का एवोल्यूशन दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें धीरे धीरे सिंपल स्टेप से बन सकती है बिना डिजाइन के। राइटर आगे एक इंटरेस्टिंग आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, कॉन्शियस राइसिंग, मतलब हमारे सोच को एक नए एंगल से बदलना। हम हमेशा मैप में नॉर्थ को ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि वही नेचुरल है, लेकिन अगर साउथ ऊपर कर दें तो समझ आता है कि ये सिर्फ पर्सपेक्टिव है। इसी तरह फेमिनिज्म ने लैंग्वेज और सोसाइटी में हमारी सोच बदली। जैसे मैनकाइंड सुनकर अब अवेयरनेस आती है। अब यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है नेचुरल सिलेक्शन पर। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ लाइफ एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि हमारी सोच को चेंज करता है। पहले लोग मानते थे कॉम्प्लेक्स चीज इज इक्वल टू डिजाइन, लेकिन डार्विन ने दिखाया कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे सिंपल स्टेप से बन सकती है बिना डिजाइन के। यही सबसे पावरफुल शिफ्ट है। अब हमें हर जगह ये डाउट होना चाहिए, क्या सच में ये डिजाइन है या ये नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है? फॉर एग्जाम्पल, ईगल की आई, इंसेक्ट के विंग्स पहले डिजाइन लगते थे, अब समझ आता है कि ये एवोल्यूशन का रिजल्ट है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब लोग एवोल्यूशन को डीपली समझते हैं तो उनकी पूरी सोच बदल जाती है। डगलस एडम ने कहा, एवोल्यूशन समझने के बाद लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई और जो वंडर मिला वो रिलीजन से भी ज्यादा पावरफुल था। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। डेनियल डेनेट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, हम यूजुअली मानते हैं कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर चाहिए। जैसे पोटर बनाता है, शू कोबलर बनाता है, लेकिन डार्विन ने दिखाया सिंपल प्रोसेस भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें बन सकते हैं बिना किसी डिजाइनर के। यही सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया है। कई साइंटिस्ट जैसे फ्रेड होयल नेचुरल सिलेक्शन को फुली समझ नहीं पाए और कॉम्प्लेक्सिटी को स्टिल डिजाइन से जोड़ते रहे, लेकिन जब आप एवोल्यूशन को डीपली समझते हो तो ये इल्यूजन टूट जाता है। दूसरी साइंस भी हमारी थिंकिंग बदलती है। एस्ट्रोनॉमी हमें दिखाती है कि हम यूनिवर्स में कितने छोटे हैं, जियोलॉजी दिखाती है कि टाइम कितना विशाल है, लेकिन एवोल्यूशन एक एक्स्ट्रा काम करता है, ये डिजाइन के इल्यूजन को तोड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, कुछ बिलीवर्स कहते हैं एवोल्यूशन ही गॉड का तरीका है क्रिएशन का, लेकिन अगर गॉड ने सिर्फ एवोल्यूशन सेट कर दिया और खुद कुछ नहीं किया तो बेसिकली यूजलेस हो गया। यानी अगर सब कुछ नेचुरल प्रोसेस से एक्सप्लेन हो सकता है तो गॉड की जरूरत ही नहीं बचती। डॉकिंस आगे इरेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्रिएशनिस्ट कहते हैं कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट हैं कि वो चांस से नहीं बन सकती, इसलिए गॉड है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस फ्लावर बास्केट, डचमैन पाइप प्लांट, जियांट रेडवुड ट्री, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इन सब को देखकर वो कहते हैं इतनी परफेक्शन चांस से पॉसिबल नहीं।
लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती है, वो मान लेते हैं ओनली दो ही ऑप्शन है, चांस या डिजाइन, जबकि रियल ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करता है। मतलब ये सिस्टम एक साथ नहीं बने बल्कि छोटे छोटे चेंजेस से इवॉल्व हुए। अगर आप डिजाइन मतलब गॉड को आंसर मानते हो तो सवाल आता है डिजाइनर को किसने डिजाइन किया, वो तो और भी कॉम्प्लेक्स होगा। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि और बड़ी हो जाती है। या राइटर क्रिएशनिस्ट की गलती के बारे में बात करते हैं। वो सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज एक बार में ही बनती है, जैसे जैकपॉट जीतना। लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्रोसेस ऐसे ही जैसे धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना, ना कि सीधे जंप मारना। फॉर एग्जाम्पल बैंक लॉकर है, चांस से क्रैक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हिंट्स मिलते रहे तो उसे समझना आसान हो जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। यहाँ क्लेम है कि आधी आंख यूजलेस है, आधा पंख यूजलेस है, लेकिन सच आधी आंख थोड़ा विजन देती है और आधा पंख गिरने से बचा सकता है। मतलब हर छोटा स्टेप भी यूजफुल रहा है। हर चीज परफेक्ट होकर ही काम नहीं करती, छोटे इंप्रूवमेंट्स भी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। यह राइटर आई का एग्जांपल देता है। प्लेटफॉर्म सिर्फ लाइट डिटेक्ट करता है, नेटुलस ब्लड इमेज देखता है, ह्यूमन आई एक क्लियर इमेज देखती है। ये सब एक कॉन्टिन्यूस लैडर दिखाते हैं, एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। इससे प्रूफ मिलता है कि एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप काम करता है। राइटर अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देता है। कई लोग जल्दी बोल देते हैं कि ये चीज इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल में हमने उसे ठीक से समझा नहीं होता। डिटेल्स देखने पर इंटरमीडिएट स्टेजेस मिल जाती है। डार्विन ने भी कहा था, अगर कोई सिस्टम ऐसा मिल जाए जो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व नहीं हो सकता तो उसकी थ्योरी फेल हो जाएगी। लेकिन डार्विन को आज तक कोई ऐसा केस नहीं मिला, आज तक किसी को भी नहीं मिला। सब क्लेम्ड फेल हो चुके हैं। अगर कोई चीज ट्रूली इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स हो तो वो गॉड को भी प्रॉब्लम में डालती है, क्योंकि गॉड खुद बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और शायद इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स भी। तो सवाल वही है, गॉड को किसने बनाया। अब आगे डॉकिंस बात करते हैं गॉड ऑफ द गैप्स की। मतलब जहां साइंस को अभी आंसर नहीं मिला वहां लोग बोल देते हैं कि ये गॉड ने किया होगा। क्रिएशनिस्ट क्या करते हैं, साइंस में कोई ना कोई गैप ढूंढते हैं और फिर कहते हैं देखो एवोल्यूशन फेल हो गया, और डिफॉल्ट में गॉड को आंसर बना देते हैं। लेकिन ये लॉजिक गलत है। क्यों? क्योंकि अगर थ्योरी ए फेल हो जाए तो जरूरी नहीं कि थ्योरी बी सही हो। साइंस का अप्रोच अलग है, इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करता है और उसे सोल्व करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट कहते हैं हमें नहीं पता अभी, चलो पता लगाते हैं। लेकिन क्रिएशनिस्ट कहते हैं हमें नहीं पता इसीलिए गॉड है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। साइंस में गैप्स होना नॉर्मल है और वही रिसर्च को आगे बढ़ाता है। लेकिन क्रिएशनिस्ट उन्हीं गैप्स का मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल रिकॉर्ड में गैप्स एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो कहते हैं ये प्रूफ है कि एवोल्यूशन गलत है। असल में न्यू फॉसिल मिलते ही गैप फिल हो जाता है। फिर वो बोलते हैं अब और भी गैप है, यानी प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। गॉड ऑफ द गैप्स प्लस पर्सनैलिटी इनक्रेडिबिलिटी इक्वल टू गलत लॉजिक। पहली बात, साइंस में हर स्टेप्स को पूरा रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं। एग्जाम्पल मर्डर केस में भी हर सेकंड का वीडियो नहीं चाहिए, फिर भी एविडेंस से कंक्लूजन निकलता है। वैसे ही फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, लेकिन एवोल्यूशन के लिए बाकी एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात, अगर गलत फॉसिल मिल जाए जैसे डायनासोर के साथ रैबिट, तो तुरंत एवोल्यूशन गलत साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब क्रिएशनिस्ट लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा, इसलिए गॉड है। इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पर्सनली इनक्रेडिबिलिटी। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैजिक ट्रिक नहीं समझ पाता तो वो क्या मिरेकल है? नहीं, बस हमें तरीका नहीं पता। सेम बायोलॉजी में कॉम्प्लेक्स चीज दिखती है, हम समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि गॉड ने बनाया है, बस एक्सप्लेनेशन अभी नहीं मिली है। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्काफोल्डिंग आइडिया। कुछ चीजें आज कॉम्प्लेक्स लगती हैं और उनका कोई पार्ट हटाओ तो सिस्टम टूट जाता है, लेकिन वो पहले डिफरेंट फॉर्म में बनी होंगी और बाद में एक्स्ट्रा पार्ट्स हट गए होंगे। जैसे आर्क बनाते समय सपोर्ट हटाया जाता है। एवोल्यूशन भी ऐसे ही काम करता है। बैक्टीरियल फ्लैंगोर मोटर एक माइक्रोस्कोपिक मोटर है। क्रिएशनिस्ट कहते हैं ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये इरिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उन्होंने ये बस असर्ट किया है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया। अब साइंस क्या दिखाती है? इस मोटर के पार्ट्स
पहले से दूसरे कामों में यूज हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल टाइप 3 सेक्रेटरी सिस्टम मतलब TTSS, बैक्टीरिया इसे टॉक्सिन्स इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके पार्ट्स फ्लैगरल मोटर जैसे ही हैं, मतलब पार्ट्स पहले एग्जिस्ट करते थे, बाद में न्यू फंक्शन के लिए कंबाइन हुए। इसे कहते हैं को-ऑप्शंस, मतलब एग्जिस्टिंग पार्ट का रीयूज। यही एवोल्यूशन का पावरफुल तरीका है। अब बड़ा पॉइंट, अगर कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार में ही बना है, बल्कि पार्ट्स अलग अलग काम कर रहे थे, फिर कंबाइन होकर एक नया सिस्टम बना। यह राइटर एक कोर्ट केस का एग्जाम्पल देता है। बेहे ने क्लेम किया कि इम्यून सिस्टम इवॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 50 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर उसके खिलाफ थे और उन्होंने खुद उन पेपर्स को प्रॉपरली पढ़ा भी नहीं था। फिर भी उन्होंने उसे यूजलेस कहा। इस पर लॉयर ने साफ कहा, असली साइंटिस्ट मेहनत करके डिसीज समझते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट डिजाइन वाले सिर्फ बोलते हैं गॉड ने किया और साइंस में कंट्रीब्यूशन नहीं देते। राइटर यहाँ आगे एक और आइडिया की बात करते हैं कि गॉड इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन। अगर हम कहें ये गॉड ने किया है तो असल में हम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता और ये साइंस नहीं है। जेरी कोइन का पॉइंट, इग्नोरेंस को गॉड का नाम देना हमें कहीं नहीं ले जाता। अब डार्विनिज्म एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, नेचर परफेक्ट नहीं है। अगर गॉड ने डिजाइन किया होता तो सिस्टम परफेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी बॉडी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, डिसीजेज है, इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल्स बैक पेन, हर्निया, साइनस प्रॉब्लम, ये सब एवोल्यूशन की हिस्ट्री दिखाते हैं। अब राइटर एक और डीप क्वेश्चन उठाता है, शिकारी परफेक्टली शिकार करते हैं, शिकार उनसे परफेक्टली बचते हैं। अगर डिजाइन है तो गॉड इसमें किस साइड है? यह सेक्शन एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाता है, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल, मतलब हम यहाँ इसलिए है कि कंडीशन सही है। पहली बात, क्रिएशनिस्ट अब ओरिजिन ऑफ लाइफ पर फोकस करते हैं क्योंकि ये एक बिग गैप लगता है। हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ रेयर हो सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंट है, एवोल्यूशन बार बार होता है लेकिन लाइफ की शुरुआत सिर्फ एक बार हुई, इसलिए वो बहुत असंभव हो सकती है। अब समझो एंथ्रोपिक प्रिंसिपल क्या है। हम अर्थ पर हैं, इसलिए अर्थ लाइफ फ्रेंडली होना ही था। एग्जाम्पल, एक लाइफ के लिए अर्थ पर क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सही टेम्परेचर हो और सही ऑर्बिट चाहिए। लेकिन ये सब स्पेशल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम यहाँ हैं। असल में यूनिवर्स में करोड़ों करोड़ों प्लैनेट्स है, ज्यादातर पर लाइफ नहीं है, लेकिन कुछ पर कंडीशन सही है और हम उन्हीं में से एक पर हैं। इसकी दो एक्सप्लेनेशन है, पहला कि डिजाइन हो कि गॉड ने सब परफेक्ट बनाया है, दूसरा एंथ्रोपिक, हम वही हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल थी। ये दोनों अल्टरनेटिव्स है, सपोर्ट नहीं। लाइफ बनना बहुत रेयर इवेंट हो सकता है, जैसे 1 in बिलियन, लेकिन यूनिवर्स में बिलियन ऑफ प्लैनेट्स है तो लाइफ कई जगह बनी होगी। अब डॉकिंस एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन क्लियर करते हैं, दो अलग चीजें हैं, एवोल्यूशन रेगुलर प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ लाइफ एक रेयर इवेंट है। पहली बात, एवोल्यूशन एक रिपीट होने वाला प्रोसेस है, हर जगह होता है, बार बार होता है, प्रिडिक्टेबल है। इसका एक्सप्लेनेशन है नेचुरल सिलेक्शन। अगर 10 मिलियन साल बाद देखें तो नई स्पीसीज भी उतनी अडेप्टेड होंगी जितनी आज की हैं। यानी ये लक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हम सिर्फ एक लाइफ फ्रेंडली प्लेनेट पर नहीं रहते, बल्कि एक लाइफ फ्रेंडली यूनिवर्स में भी रहते हैं। इसका मतलब है कि फिजिक्स के लॉ ऐसे हैं जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। जब हम रात के स्काई में स्टार्स को देखते हैं तो ये एक्सीडेंट नहीं, स्टार्स जरूर है क्योंकि वही एलिमेंट बनाते हैं जिनसे केमिस्ट्री और लाइफ बनती है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर फिजिक्स के लॉ या कांस्टेंट थोड़े भी अलग हो तो यूनिवर्स ऐसा होता जहां लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। मार्टिन रीस ने ऐसे 6 इंपॉर्टेंट कांस्टेंट बताए हैं। ये सारे नंबर बहुत फाइनली ट्यून्ड है, अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो यूनिवर्स पूरी तरह बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स को ही ले लो, इसकी वैल्यू लगभग 0.007 है। अगर ये थोड़ा कम होता तो सिर्फ हाइड्रोजन होता और कोई केमिस्ट्री नहीं बनती। अगर ये थोड़ा ज्यादा होता तो हाइड्रोजन खत्म हो जाता और पानी भी नहीं बनता। मतलब दोनों ही केसेस में लाइफ इम्पॉसिबल होती। इसलिए ये वैल्यू जस्ट राइट है, गोल्डीलॉक्स कंडीशन। अब यहाँ भी इसके दो एक्सप्लेनेशन है। पहला, गॉड ने यूनिवर्स को डिजाइन किया और सब कुछ परफेक्टली सेट किया। दूसरा, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनमें से ज्यादातर लाइफ फ्रेंडली नहीं है, लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं जहां लाइफ पॉसिबल है और हम उसी में मौजूद है। इसीलिए हमें यूनिवर्स स्पेशल लगता है।
अब प्रॉब्लम गॉड वाले एक्सप्लेनेशन में आती है। अगर गॉड इतना इंटेलिजेंट है, उसने ये सब कांस्टेंट सेट किए, तो वह खुद कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और फिर सवाल आता है उसे किसने बनाया। मतलब एक्सप्लेनेशन वहीं अटक जाती है। इसलिए ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता बल्कि और बड़ा बना देता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारी साइकोलॉजी। हम नेचुरली हर चीज में किसने किया ढूंढते हैं। अगर कोई शेडो दिखे तो हम उसे बर्गलर समझ लेते हैं, ना कि सिंपल शेडो। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से गलत डाउट सेफ है, लेकिन असली डेंजर मिस करना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से हम नेचर में भी इंटेंशन और डिजाइन देखने लगते हैं। बायोलॉजिस्ट जो नेचुरल सिलेक्शन को अच्छे से समझते हैं, उन्हें ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आता जो कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे। लेकिन गॉड वाला एक्सप्लेनेशन यही करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि उसे और बड़ा बना देता है। इसलिए अब फोकस आता है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल पर। एंथ्रोपिक आइडिया सिंपल है, हम सिर्फ उसी यूनिवर्स में हो सकते हैं जो हमें एग्जिस्ट करने दे। यानी फिजिक्स के कांस्टेंट वैसे होने चाहिए जो लाइफ को अलाउ करे। अब फिजिसिस्ट इसके अलग अलग वर्जन देते हैं। कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं असल में कांस्टेंट कभी चेंज हो ही नहीं सकते थे। फ्यूचर में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आएगी और बताएगी ये नंबर फिक्स्ड है, जैसे सर्कल का रेशो फिक्स होता है। मतलब गॉड को नोब घुमाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नोब एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन कुछ लोग इसे सेटिस्फाई नहीं होते। उनका सवाल है, अगर सिर्फ एक ही पॉसिबल यूनिवर्स था तो वो इतना परफेक्ट क्यों है लाइफ के लिए। यहाँ एक एग्जांपल दिया जाता है। मान लो एक आदमी को फायरिंग स्क्वाड से मराना था। 10 लोग गोली चलाते हैं और सब मिस कर देते हैं। वो आदमी सोच सकता है मैं बच गया क्योंकि सब मिस कर गए, लेकिन वो ये भी सोच सकता है सबने मिस कैसे कर दिया, क्या कुछ खास वजह थी। इसी तरह हम एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन सवाल अभी भी है कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ एक मेन आइडिया आता है मल्टीवर्स का। मतलब एक नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं। हर यूनिवर्स के लॉ अलग हो सकते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सेस लाइफ फ्रेंडली नहीं होंगे, कुछ रेयर होंगे और हम उसी रेयर यूनिवर्स में हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है, यूनिवर्स बार बार बनते और खत्म होते रहते हैं। मतलब पहले बिग बैंग, फिर एक्सपेंशन, फिर वो कोलैप्स होएगा, फिर दोबारा बिग बैंग और फिर नया यूनिवर्स। और हर बार कांस्टेंट बदल सकते हैं, जैसे ट्रायल एंड एरर चलता है। फिजिसिस्ट ली स्मॉलिन ने कहा यूनिवर्स भी इवॉल्व हो सकते हैं जैसे जीव इवॉल्व होते हैं। नए यूनिवर्स ब्लैक होल से पैदा होते हैं, उनके कांस्टेंट थोड़े चेंज होते हैं। जो यूनिवर्सेस ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वही ज्यादा बनते हैं। वे एक तरह का कॉस्मिक नेचुरल सिलेक्शन। और इंटरेस्टिंग बात, जो यूनिवर्सेस स्टार्स और ब्लैक होल बनाते हैं वही लाइफ को अलाउ भी करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मल्टीवर्स आइडिया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, इतने सारे यूनिवर्सेस मान लेना ओवर द टॉप लगता है। तो वो कहते हैं अगर इतना बड़ा अजम्पशन लेना है तो गॉड को ही मान लो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो लोग मिस कर देते हैं। मल्टीवर्स सिंपल हो सकता है, गॉड नहीं। कैसे? मल्टीवर्स में चाहे बिलियन यूनिवर्सेस हो, लेकिन अगर हर यूनिवर्स के लॉ सिंपल है तो ओवरऑल आइडिया सिंपल ही रहेगा। लेकिन गॉड एक इंटेलिजेंट बीइंग है जो प्लान करता है, डिसाइड करता है, कैलकुलेट करता है। यानी वो खुद बहुत कॉम्प्लेक्स है। और यही प्रॉब्लम है, जो चीज एक्सप्लेन करनी थी कॉम्प्लेक्सिटी, गॉड उसे और बढ़ा देता है। कुछ रिलीजियस साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं देखो, फिजिक्स के कांस्टेंट इतने परफेक्टली ट्यून्ड है, जरूर किसी इंटेलिजेंस ने सेट किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही, उस इंटेलिजेंस को किसने बनाया। अब एक फिलोसोफर आते हैं, रिचर्ड स्विनबर्न। वो कहते हैं कि गॉड एक्चुअली सिंपल है। उनका लॉजिक थोड़ा अलग है। वो कहते हैं हमें हमेशा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन चूज करनी चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रेंज आइडिया क्लेम करते हैं। उनके हिसाब से अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो ये नेचुरल नहीं है। उन्हें लगता है कि ज्यादा नेचुरल ये होता कि हर इलेक्ट्रॉन अलग होता और हर मोमेंट पर चेंज होता रहता। यानी दुनिया मैसी और रैंडम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं। तो वो कहते हैं गॉड हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, गॉड हर पार्टिकल को स्टेबल रख रहा है, इसलिए सब चीजें सेम बिहेव करती है। अब प्रॉब्लम देखो, गॉड को इमेजिन करो, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट नॉलेज, हर पार्टिकल को कंट्रोल करना, ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? क्लियरली बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन स्विनबर्न क्या करते हैं, वो कहते हैं गॉड सिर्फ वन एंटिटी है, इसीलिए सिंपल है। मतलब अरबों इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक इन्फिनाइट गॉड सिंपल है। चैप्टर 5, द रूट्स ऑफ रिलीजन। हर कल्चर में रिलीजन क्या होता है,
इसका आंसर देने से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, डार्विन के हिसाब से रिलीजन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? डार्विन कहते हैं नेचर वेस्ट पसंद नहीं करता। जो भी एक्टिविटी यूजलेस हो वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि एनर्जी और टाइम दोनों लिमिटेड होती है। फिर प्रॉब्लम ये है, रिलीजन तो बहुत कॉस्टली है, टाइम लेता है, एनर्जी लेता है और कभी कभी जान भी ले लेता है। रिचुअल्स करते हैं, सेल्फ टॉर्चर तक सहते हैं। इतिहास में रिलीजन के नाम पर लड़ाइयाँ, मौतें और डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो सवाल बनता है, अगर रिलीजन इतना कॉस्टली है तो नेचुरल सिलेक्शन इसे खत्म क्यों नहीं कर देता? डार्विनियन लॉजिक कहता है अगर कोई बिहेवियर सरवाइव कर रहा है तो जरूरी नहीं किसी ना किसी लेवल पर उसका फायदा हो रहा होगा। जैसे मोर का हैवी टेल यूजलेस लगता है, लेकिन एक्चुअली वह मैटिंग में हेल्प करता है। इसी तरह बर्ड्स का एंटिंग बिहेवियर स्ट्रेंज लगता है, लेकिन माना जाता है कि उसका कोई हिडन बेनिफिट होगा। इसी एनालॉजी से रिलीजन को देखा जा सकता है, एक ऐसा बिहेवियर जो बहुत विजिबल है, कॉस्टली है, लेकिन शायद किसी डीपर लेवल पर काम कर रहा है। अब बेनिफिट का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल का फायदा नहीं होता, यह तीन तरह से हो सकता है। ग्रुप लेवल पर रिलीजन लोगों को एक साथ जोड़ता है, पैरासाइट जैसा इफेक्ट, कोई आइडिया इंसान को कंट्रोल कर रहा हो, या आइडियाज का बेनिफिट, रिलीजन खुद को स्प्रेड करने के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो। यानी रिलीजन जरूरी नहीं कि इंसानों के लिए यूजफुल हो सकता है वह सिर्फ खुद को फैलाने के लिए एग्जिस्ट कर रहा हो। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है, प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग सर्वाइवल में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही सुपरस्टिशन और इरेशनल बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब इंसान एक साथ स्मार्ट भी है और इरेशनल भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलीजन लगभग हर कल्चर में मिलता है। जैसे सेक्सुअलिटी यूनिवर्सल है, वैसे ही रिलीजन भी। इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी डार्विन लेवल पर देना जरूरी है। अब मेन सवाल यही है, आखिर रिलीजन का रियल बेनिफिट क्या है और यह सरवाइव क्यों कर रहा है? एक कॉमन आइडिया यह है कि रिलीजन लोगों को कंफर्ट देता है, स्ट्रेस कम करता है, मेंटल पीस देता है। कुछ एविडेंस भी है कि रिलीजियस लोग स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज से थोड़ा बेटर कोप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिलीजन ट्रू है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट होता है, डमी मेडिसिन भी काम कर सकती है क्योंकि इंसान बिलीव करता है कि वह ठीक हो रहा है। इसी तरह रिलीजन भी एक तरह का साइकोलॉजिकल प्लेसिबो हो सकता है। लोगों को रीएश्योरेंस मिलता है, फियर कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रिलीजन हमेशा स्ट्रेस कम नहीं करता, कई बार बढ़ाता भी है। गिल्ट, फियर, पनिशमेंट जैसे आइडियाज भी रिलीजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए सिर्फ कंफर्ट वाला एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। एक और आइडिया दिया जाता है, रिलीजन क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करता है या लाइफ का मीनिंग देता है, लेकिन डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है। क्योंकि सवाल ये है, अगर बिलीफ फॉल्स है तो दिमाग उसे एक्सेप्ट क्यों करता है? जैसे ठंड में कोई आदमी खुद को मैं गर्म हूं सोचकर कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो फिर रिलीजन जैसे बिलीफ कंफर्ट कैसे दे सकते हैं? यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन आता है, प्रोक्सीमेट एक्सप्लेनेशन, इमीडिएट कोज जैसे ब्रेन एक्टिविटीज। अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन मतलब एवोल्यूशनरी रीजन हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन या अलाउ कर रहा है। डार्विनियन अप्रोच अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, इसीलिए सवाल बदल जाता है, हमारा ब्रेन रिलीजन को एक्सेप्ट करने के लिए इवॉल्व क्यों हुआ? पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि रिलीजन रूलर्स का टूल है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। यह कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन असली सवाल फिर भी वही है, लोग इसके इन्फ्लुएंस में आते क्यों हैं? जैसे सेक्स या पेन को रूलर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका बेसिक रीजन एवोल्यूशन से आता है। ठीक वैसे ही रिलीजन का भी कोई डीपर एवोल्यूशनरी रीजन होना चाहिए। अब असली क्वेश्चन यही बनता है, ह्यूमन माइंड रिलीजन के लिए इतना वल्नरेबल क्यों है? एक आइडिया यह दिया जाता है कि रिलीजन ग्रुप सिलेक्शन की वजह से एग्जिस्ट करता है। ग्रुप सिलेक्शन का मतलब है नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप मतलब ट्राइब या सोसाइटी पर भी काम करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई रिलीजन लोगों को यूनिटी, लॉयल्टी और कोऑपरेशन सिखाता है, तो वह ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझो, अगर एक ट्राइब का रिलीजन उन्हें वॉर में ब्रेव बनाता है,
जैसे मरने पर स्वर्ग मिलेगा, तो वह ट्राइब ज्यादा आसानी से जीत सकता है। इससे वह ट्राइब सर्वाइव करेगा, एक्सपेंड करेगा और अपना रिलीजन भी फैलाएगा। पहली नज़र में एक्सप्लेनेशन स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल लेवल पर चीटिंग पॉसिबल है। मान लो एक ग्रुप में सब लोग सेक्रीफाइस करने को रेडी है, लेकिन एक व्यक्ति खुद को बचाता है, ग्रुप जीत जाता है, बाकी लोग मर जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके जीन्स आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे सेक्रीफाइस करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। यही वीकनेस है ग्रुप सिलेक्शन की। इंडिविजुअल सेल्फिश बिहेवियर इसे अंडरमाइन कर देता है। डार्विनियन व्यू में जनरली इंडिविजुअल सिलेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रुप सिलेक्शन से। कुछ स्पेशल कंडीशन में ग्रुप सिलेक्शन काम कर सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में यह रेयर माना जाता है। डार्विनियन ने भी ट्राइब के बारे में कहा था कि कोऑपरेटिव ग्रुप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन यह प्योर ग्रुप सिलेक्शन नहीं था, बल्कि इंडिविजुअल के लेवल पर स्प्रेड होने वाला इफेक्ट था। तो ओवरऑल आइडिया यह है, रिलीजन को ग्रुप बेनिफिट से एक्सप्लेन करना इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह पूरी तरह सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब एक अलग आइडिया आता है। रिलीजन का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बल्कि यह किसी और यूजफुल चीज का बायो प्रोडक्ट है। मतलब जो चीज एक्चुअली यूजफुल थी वह कभी कभी गलती से रिलीजन बन जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ कीड़े हैं जो कैंडल की तरफ जाकर जल जाते हैं। पहली नज़र में लगता है ये सुसाइड बिहेवियर है, लेकिन असल में ऐसा नहीं। कीड़े लाइट का यूज डायरेक्शन के लिए करते हैं, मून और स्टार्स की हेल्प से स्ट्रेट लाइन में उड़ते हैं। लेकिन जब आर्टिफिशियल लाइट मतलब कैंडल आती है, तो वह सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और कीड़े स्पाइरल में जाकर फ्लेम में गिर जाते हैं। यानी यह सुसाइड नहीं, यह एक यूजफुल सिस्टम का मिसफायर है। इसी तरह रिलीजन को देखना चाहिए। लोग ऐसे बिलीफ रखते हैं जो फैक्ट से मैच नहीं करते, उनके लिए टाइम, एनर्जी, लाइफ तक सेक्रीफाइस करते हैं। तो सवाल रिलीजन क्यों है गलत हो सकता है। यही सवाल होना चाहिए, कौन सी यूजफुल मेंटल टेंडेंसी है जो गलती से रिलीजन बन जाती है। एक पॉसिबल आंसर दिया जाता है, चिल्ड्रन का बिहेवियर। बच्चों के लिए जरूरी है कि वे एल्डर्स की बात ब्लाइंडली माने, यह मत करो, यह डेंजरस है। अगर बच्चा हर चीज खुद टेस्ट करेगा तो वह सरवाइव नहीं करेगा। इसीलिए एवोल्यूशन ने बच्चों में एक टेंडेंसी दी, बिना क्वेश्चन किए एल्डर्स की बात मानना। यह जनरली यूजफुल है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। अगर एल्डर्स गलत बिलीफ सिखाएं तो बच्चे उन्हें भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही टेंडेंसी आगे चलकर रिलीजन जैसे बिलीफ को स्प्रेड कर सकती है। यह राइटर एक स्टोरी सुनाता है जिसमें सोल्जर बिना सोचे समझे ऑर्डर फॉलो करते हैं और ट्रेन के सामने जाकर मर जाते हैं। बच्चे इसको सुनकर क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि इसे ओबीडियंस का आइडियल मान लेते हैं। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी पर ब्लाइंड ट्रस्ट। यह टेंडेंसी यूजफुल है, जैसे सोल्जर के लिए डिसिप्लिन जरूरी है और बच्चों के लिए एल्डर्स की बात मानना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन इसका डाउनसाइड भी है, जैसे कंप्यूटर हर इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसलिए यूजफुल भी हैं, लेकिन वायरस से इजीली इन्फेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही चाइल्ड ब्रेन यूजफुल होने के साथ साथ गुलेबल भी होता है। बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कौन सी बात सही है कौन सी गलत। अगर कोई एल्डर कहे डेंजरस है वहां मत जाओ तो सही एडवाइस, लेकिन अगर कहे फुल मून पर रिचुअल करो तो गलत बिलीफ, तो दोनों बच्चे को इक्वली ट्रू लगेंगे। यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता है। बच्चा बड़ा होकर वह बिलीफ अपने बच्चों को पास करता है। इससे डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट रिलीजियस डेवलप होते हैं, जो फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होते, लेकिन स्ट्रांगली बिलीव किए जाते हैं। रिलीजियस लीडर भी इस बात को समझाते हैं, इसीलिए अर्ली एज इंडोक्ट्रिनेशन पर जोर देते हैं। यह आइडिया सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि रिलीजन एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी का बायो प्रोडक्ट हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में देखा गया है कि हर कल्चर में स्ट्रेंज बिलीफ होते हैं, जैसे विचक्राफ्ट, मैजिक एक्सेट्रा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो बिलीफ हमें स्ट्रेंज लगता है वह किसी और कल्चर के लिए नॉर्मल होता है, और यही बात रिलीजन पर अप्लाई होती है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि कई मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे सिस्टम्स का कलेक्शन है, जैसे एम्पैथी, सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप आदि। रिलीजन को इन मॉड्यूल के मिसफायर के रूप में देखा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट आइडिया है ड्युअलिज्म, माइंड और बॉडी अलग है। बच्चे नेचुरली मानते हैं कि माइंड या आत्मा बॉडी से अलग है,
इसीलिए आत्मा बॉडी छोड़ सकती है, स्पिरिट एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे आइडियाज आसानी से बिलीवेबल लगते हैं। इसी तरह एक और टेंडेंसी है टेलीलॉजी, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पज होना। बच्चे सोचते हैं बादल बारिश के लिए बने हैं, रॉक स्क्रैचिंग के लिए बनी है, यानी हर चीज किसी पर्पज के लिए है। यही टेंडेंसीज रिलीजन के लिए ग्राउंड तैयार करती है। अगर आत्मा अलग है, आफ्टर लाइफ पॉसिबल लगता है। अगर हर चीज का पर्पज है तो कोई क्रिएटर होना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही है, ये टेंडेंसियां इवॉल्व क्यों हुई? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है इंटेंशनल स्टैंस, इंटेंट समझकर प्रिडिक्ट करना। हम जल्दी डिसीजन लेने के लिए अज्यूम करते हैं कि दूसरे बीइंग्स के इंटेंशंस होते हैं। जैसे टाइगर को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये मुझे मार सकता है। हम फिजिक्स या बायोलॉजी कैलकुलेट नहीं करते, सीधे इंटेंशन समझते हैं। यह शॉर्टकट सर्वाइवल के लिए यूजफुल है। लेकिन यही टेंडेंसी और अप्लाई हो जाती है और हम नॉन लिविंग चीजों में भी इंटेंशन देखने लगते हैं। यानी जहाँ इंटेंशन नहीं, वहाँ भी माइंड उसे इमेजिन कर लेता है। यही टेंडेंसी आगे चलकर रिलीजियस बिलीफ को सपोर्ट करती है। इंटेंशनल स्टांस सर्वाइवल के लिए यूजफुल है क्योंकि यह हमें जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसी वजह से ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इंटेंशन डिटेक्ट करने के लिए ट्यून्ड होता है। एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि छोटे बच्चे भी ऑब्जेक्ट को देखकर एज्यूम करते हैं कोई एजेंट किसी को चेस कर रहा है। यानी ब्रेन जल्दी से इंटेंट असाइन कर देता है, चाहे एक्चुअल में इंटेंशन हो या ना हो। यह प्रॉब्लम भी है, यह सिस्टम कभी कभी मिसफायर कर जाता है। वेदर में इंटेंशन देखना, मशीन को ब्लेम करना, ऑब्जेक्ट पर गुस्सा करना, यह सब उसी टेंडेंसी का रिजल्ट है, जिसे कहा जाता है हैड, मतलब HADD, हाइपर एक्टिव एजेंट डिटेक्शन डिवाइस। यानी ब्रेन जरूरत से ज्यादा एजेंट्स डिटेक्ट करता है। इससे हम नेचर में भी मैलाइस या पर्पस इमेजिन करने लगते हैं। एक और बाय प्रोडक्ट आइडिया यह है कि रोमांटिक लव की इरेशनैलिटी। जब कोई प्यार में होता है तो वह अपने पार्टनर को अनरियलिस्टिकली स्पेशल मानता है। यह बिहेवियर लॉजिकल नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से यूजफुल है, क्योंकि यह पेरेंट्स को साथ रखता है ताकि बच्चे की प्रॉपर केयर हो सके। यानी ब्रेन में कुछ ऐसी टेंडेंसीज हैं जो यूजफुल है, लेकिन कभी कभी इरेशनल बिहेवियर क्रिएट करती है। और उसी तरह रिलीजन भी शायद ऐसी ही टेंडेंसी का कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे रोमांटिक लव होता है, वह भी लॉजिकल नहीं होता, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और एडिक्टिव लगता है। इसी तरह रिलीजन में भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है। गॉड के साथ पर्सनल कनेक्शन फील होता है, सेफ्टी, प्रोटेक्शन और मीनिंग का फीलिंग। यानी रिलीजन और लव में कुछ सिमिलरिटीज हैं। एक और आइडिया है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। चाहे गलत हो, वो यूजफुल हो सकता है। अगर इंसान बार बार डाउट करता रहे तो वह डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसीलिए ब्रेन कभी कभी इरेशनल बिलीफ को भी स्ट्रांगली होल्ड करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी से रिलीजन जैसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पैदा हो सकती है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ डिसेप्शन, मतलब खुद को धोखा देना। कभी कभी इंसान सच से बचता है ताकि मेंटली कंफर्टेबल रह सके, और ब्रेन नेचुरली पॉजिटिव चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चीजों को इग्नोर। यह टेंडेंसी भी रिलीजन को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि रिलीजन अक्सर कंफर्टिंग बिलीफ देता है। अब ब्रॉडर आइडिया यह बनता है कि रिलीजन किसी एक चीज का रिजल्ट नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी का कॉम्बाइंड बायो प्रोडक्ट है। जैसे चाइल्ड गुलिबिलिटी, डुअलिज्म, टेलीलॉजी, इंटेंशन डिटेक्शन, लव जैसी इरेशनल अटैचमेंट, ये सब मिलकर रिलीजन को जन्म दे सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड होता है, रिलीजन्स कल्चर में स्प्रेड और इवॉल्व होते हैं बिल्कुल लैंग्वेज की तरह। वे चेंज होते हैं, अलग अलग जगह अलग बनते हैं और टाइम के साथ डाइवर्ज करते हैं। कुछ बिलीफ रैंडम ड्रिफ्ट से फेल हो सकते हैं और कुछ इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि वे ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ मैच करते हैं। जैसे इमोरलिटी, मतलब मरने के बाद लाइफ का आइडिया लॉजिकली वीक है लेकिन इमोशनली अपीलिंग है, इसलिए वह आसानी से स्प्रेड होता है। रिलीजियस लीडर भी समझते हैं कि बिलीफ को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, जैसे रीजन को डिस्करेज करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिलीजन डिजाइन किया गया है। यह भी पॉसिबल है कि वह कल्चरल एवोल्यूशन से नेचुरली डेवलप हुआ हो। अब अगला स्टेप यह समझना है, क्या रिलीजन मीम्स की तरह बिहेव करता है, यानी आइडियाज जो खुद को स्प्रेड करते हैं। जैसे जीन्स कॉपी होकर फैलते हैं, वैसे ही आइडियाज भी कॉपी होकर कल्चर में फैलते हैं।
यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ जीन्स पर नहीं बल्कि किसी भी रेप्लिकेटर, मतलब जो खुद को कॉपी करे पर अप्लाई हो सकता है। तो रिलीजन भी शायद इसीलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि वह खुद को एफिशिएंटली स्प्रेड करता है। जीन की तरह कॉपीज बनती है, कभी कभी चेंज मतलब म्यूटेशन होता है, जो वर्जन ज्यादा फैलता है वही टिकता है। वैसे ही मीम्स भी compete करते हैं, लेकिन मीम्स जीन्स जैसे परफेक्ट नहीं होते, उनका फिजिकल फॉर्म क्लियर नहीं, कॉपिंग हमेशा एग्जैक्ट नहीं होती। फिर भी इम्पोर्टेंट यह है कि आइडिया का कोर स्टेबल रहता है, भले डिटेल चेंज हो जाए। जैसे अगर कोई स्किल सिखाई जाए जैसे ओगामी क्राफ्ट, तो हर व्यक्ति एग्जैक्ट स्टेप्स कॉपी नहीं करता, लेकिन फाइनल रिजल्ट और मेन आइडिया वही रहता है। इसीलिए आइडिया जनरेशन तक सरवाइव कर सकता है। मीम का स्प्रेड एपिडेमिक जैसा हो सकता है, एक आइडिया सडनली पॉपुलर होता है, लोगों में फैलता है और फिर धीरे धीरे खत्म भी हो सकता है। यानी कल्चर में आइडिया स्प्रेड, चेंज और compete करते रहते हैं। इस नज़र से देखें तो रिलीजन भी एक ऐसा मीम हो सकता है जो ह्यूमन माइंड में स्प्रेड होकर सरवाइव कर रहा हो। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझाया गया है। मान लो लोग एक स्किल सीखते हैं और आगे पास करते हैं, जैसे ओरिगामी मतलब पेपर फोल्डिंग। कुछ ग्रुप्स में गलती हो जाएगी, फिर आगे सब गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ ग्रुप में स्किल बिल्कुल सही लास्ट तक पहुंच जाएगी। यह एक खास बात है, यह धीरे धीरे खराब नहीं होता, या तो सही रहेगा या अचानक पूरी तरह फेल होगा। अब ड्राइंग वाला केस देखो, अगर ड्राइंग कॉपी करवाई जाए तो हर स्टेप में थोड़ा एरर आएगा और धीरे धीरे पूरी ड्राइंग खराब हो जाएगी। तो फर्क क्या है? ओरिगामी स्टेप सिंपल और क्लियर होते हैं, हर स्टेप समझ में आता है क्या करना है। लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं करते, लेकिन सही आइडिया को फॉलो करते हैं, कर लेते हैं। यही चीज वर्ड्स और लैंग्वेज में भी होती है। अगर सेंटेंस सिंपल हो तो लोग उसे सही पास कर सकते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज समझ नहीं आए तो मैसेज जल्दी बिगड़ जाता है। मीम्स अकेले नहीं रहते, वो मिलकर ग्रुप बनाते हैं। जैसे रिलीजन में बिलीफ, रूल्स, रिचुअल सब साथ चलते हैं। यह जीन्स जैसा ही है, जीन्स भी अकेले काम नहीं करते, वो मिलकर बॉडी बनाते हैं। वैसे ही मीम्स मिलकर कल्चर और रिलीजन बनाते हैं। इसीलिए कुछ आइडियाज ज्यादा फैलते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ मिलकर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाते हैं जो लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट आइडिया समझाया गया है। जीन्स अकेले काम नहीं करते, वो ग्रुप में काम करते हैं। कार्निवोरस एनिमल में अलग जीन होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल में अलग। हर जीन तभी सरवाइव करता है जब वो बाकी जीन्स के साथ मैच करे। यह आइडिया मीम्स पर भी अप्लाई होता है। मीम्स भी एक एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि मीम पूल, मीम मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसे कहते हैं मीमप्लेक्स। मीमप्लेक्स का मतलब ऐसे आइडियाज का ग्रुप जो अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब रिलीजन को ऐसे समझो, रिलीजन एक मीमप्लेक्स है, उसमें कई बिलीफ साथ चलते हैं। जैसे तुम मरने के बाद भी जियोगे, मार्टर बनने पर रिवॉर्ड मिलेगा, फेथ रखना सबसे बड़ा विर्चू है, डाउट करना गलत है, बिना एविडेंस के बिलीफ रखना भी अच्छा है। इन आइडियाज का एक खास पैटर्न है, वे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर तुम डाउट करो तो सिस्टम खुद कहता है फेथ बढ़ाओ, डाउट गलत है। कुछ बिलीफ ऐसे भी काम करते हैं जिन्हें समझने से मना किया जा सकता है। कहा जाता है ये मिस्ट्री है, समझने की कोशिश मत करो। यह भी आइडिया को बचाने का एक तरीका है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ आइडियाज अपने दम पर सरवाइव करते हैं, लेकिन बहुत से आइडियाज तभी सरवाइव करते हैं जब वो दूसरे आइडियाज के साथ हों। इसीलिए अलग अलग रिलीजन अलग अलग मीमप्लेक्स बन जाते हैं। जैसे एक रिलीजन के बिलीफ दूसरे रिलीजन में फिट नहीं होते। रिलीजन जरूरी नहीं कि किसी ने डिजाइन किया हो सकता है कुछ लीडर्स ने इन्फ्लुएंस किया हो, लेकिन पूरा सिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ हो। ह्यूमन ब्रेन यहाँ बेस बनाता है, हमारी थिंकिंग, इमोशन, साइकोलॉजी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। उसके ऊपर आइडियाज ग्रो करते हैं। शुरुआत में सिंपल आइडियाज होते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है और यही बन जाता है ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। कुछ रिलीजन्स क्लियरली डिजाइन भी हुए हैं, जैसे साइंटोलॉजी या मॉर्मोनिज्म, लेकिन बाकी ज्यादातर रिलीजन टाइम के साथ इवॉल्व हुए। अब राइटर यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता है, कार्गो कल्ट्स। ये दिखाते हैं कि रिलीजन कितनी तेजी से शुरू हो सकता है। पैसिफिक आइलैंड में कुछ ट्राइब्स ने अचानक नए रिलीजन बना लिए। क्यों?
उन्होंने व्हाइट लोगों को देखा जिनके पास अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये चीजें कैसे बनती है। उन्होंने देखा समाज शिप्स और प्लेन से आता है। व्हाइट लोग खुद कुछ नहीं बनाते, ना कुछ करते दिखते हैं। वो अजीब से रिचुअल करते हैं, तो उन्होंने सोचा ये सब मैजिक या डिवाइन पावर से आ रहा है। तब उनमें से किसी ने सोचा क्यों ना हम भी यह सेम रिचुअल कॉपी करें, नकली रनवे बनाएं और बैम्बू टावर बनाएं, फेक हेडफोन पहनकर रेडियो बनाएं ताकि गॉड्स उन्हें भी कार्गो भेजे। उसमें बिलीफ था एक मसीहा आएगा, बहुत सारा कार्गो लाएगा, सबको वेल्थ मिलेगी। लोग हर साल उसका इंतजार करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कल्ट कुछ सालों में ही बन गया और जल्दी ही इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग काम छोड़कर उसी पर विश्वास करने लगे। इससे 4 बड़ी बातें समझ आती है। रिलीजन बहुत तेजी से शुरू हो सकता है, जल्दी ही उसकी ओरिजिन अनक्लियर हो जाती है। अलग अलग जगहों पर सेम टाइप बिलीफ बनते हैं। पुराने रिलीजन्स भी कुछ ऐसे ही शुरू हुए होंगे। यहाँ कंपैरिजन किया गया है, जैसे जॉन फर्म कल्ट बना वैसे ही शायद क्रिश्चियनिटी भी शुरू हुई होगी। एक लोकल कल्ट से शुरू होकर धीरे धीरे बड़ा रिलीजन बन गया। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।